welcome all of you और thanks to devotees of ISKCON भोपाल। Although मैं नहीं समझता हूँ कि मैं qualified हूँ आपसे बात करने के लिए, but still they have mercifully given me this chance कि आज इस बहुत एक important topic पे आज हम बात करने वाले हैं और वो topic है historical references of कृष्णा। एक topic होगा और दूसरा टॉपिक होगा कि कैसे पूरे दुनिया में सनातन धर्म स्प्रेड हुआ था, ओके। और उसके बाद जो लेटर रिलीजन्स एंड कल्चर्स आए उसको उन्होंने मिटाया था एंड देन दे स्प्रेड। सो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी डिटेल्ड कोर्स, जैसे पूरे दुनिया में सनातन धर्म कैसे स्प्रेड था, ये अलग से एक कोर्स है, तो ये कोर्स तो हम नहीं कर पाएंगे, पर आज का फोकस होगा कि इसके बारे में थोड़ा देख के देन वी विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक, ओके। सो फुल स्क्रीन से हो रहा है, फुल स्क्रीन से रिमूव कर दो अभी, ठीक। सो जो भारत का जो हिस्ट्री है वो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, फॉर नैरेटिव बिल्डिंग, फॉर रिलीजन, फॉर कल्चर, सबके लिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी को समझिए आपके कल्चर को नकारना है तो बोल सकते हैं आपका तो कृष्ण आए नहीं थे, महाभारत काल्पनिक है, ऐसे बोलने से आपका पूरा नैरेटिव टूट जाता है। सो हम सनातन धर्म में स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी से दैट वी आर मेंट फॉर प्रमोटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस चीज पे आज दिन तक इट इज नॉट बीइंग फोकस्ड इन ISKCON जो करना चाहिए। सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम होल्डिंग द बैनर फॉर इट, बट वी आर ग्रुप ऑफ डिवोटीज वी आर ट्राइंग फॉर इट। तो इसमें क्या है, वी आर ट्राइंग टू शो दैट हिस्ट्री के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि जो वैदिक कल्चर है, ठीक है, वो एक वास्तविक कल्चर था। कोई बाहर से, कोई आर्यंस बाहर से आए, घोड़े में भाग के अंदर आके, पूरे फोर्स में अंदर आके, यू नो, दे डिड नॉट स्प्रेड द वैदिक कल्चर, आर्यन कल्चर। ये भारत में हमेशा के लिए था, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन तो मैं वैसे ही स्लाइड्स में बना हुआ है, आपने सुना होगा तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तो सीधा हम सेशन पे जाते हैं। ये सब हमें बता दिया, प्रभु जी ने बता दिया था। तो एक छोटा बात मैं बोलना चाहता हूँ विद रिगार्ड्स टू माय एक्सपीरियंस इन श्रीलंका। जैसे 2014 में मैं वहां पे गया था। यहाँ पे आई वाज अ ब्रह्मचारी इन गुजरात फॉर सम टाइम एंड देन उसके बाद तमिलनाडु में थोड़े टाइम के लिए था। उसके बाद आई वेंट टू श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता होगा शायद, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव हर्ड, स्मॉल कंट्री इन द साउथ ऑफ। तो उस कंट्री में इतना बड़ा वॉर हुआ है, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, ठीक है। सिविल वॉर हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, लाखों। यहाँ पे एक फर्का नहीं पहना है बोल के इतना वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे एंड सच अ बिग थिंग, बट इंडिया में बहुत लोग उसको जानते नहीं है। और उसका उस वार का कारण क्या है हिस्टोरिकली, इसके पीछे भी ब्रिटिश का हाथ था, क्योंकि उन्होंने ये क्रिएट किया था आर्यन इन्वेजन थियरी। बोलते कि सिंथेटिक्स आर्यंस हैं और तमिल्स द्रविडियंस हैं, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा उन्होंने स्टार्ट किया था। एनीवे, सो आज के सेशन में मैं वो स्टार्ट करूंगा बाय इंट्रोड्यूसिंग माय एक्सपीरियंसेस देयर। वहां पे ऐसा क्या चीज था which motivated me to take up this research on historical references of महाभारत, ठीक है। तो आज के सेशन में हम दो चीज देखेंगे। पहले वो है आर्यन इन्वेजन थियरी, समटाइम्स इट इज आल्सो प्रमोटेड एज आर्यन माइग्रेशन थियरी, उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा देखेंगे आउट ऑफ इंडिया थियरी, व्हिच मींस दैट यहाँ से, भारत से ये लोग आर्यंस, जो आर्य समाज, नॉट आर्य समाज, दो अलग नहीं हो जाएगा, आर्यन कल्चर, आर्यन सिविलाइजेशन के फॉलोअर्स यहाँ से कैसे पूरे दुनिया गए थे, ठीक है। तो उसके बारे में सेकंड पार्ट में देखेंगे। और तीसरा पार्ट देखेंगे क्रॉस कल्चरल ट्रेसेस, कैसे इन वेरियस कल्चर्स में सनातन धर्म का इम्पैक्ट कैसे पड़ा है, तो ये तीसरा चीज देखेंगे। और चौथा चीज देखेंगे महाभारत का एविडेंसेस। अभी एक चीज अलग अलग कोर्स कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट डू इन दैट। एक बेसिकली आज एक ओवरव्यू सेशन होगा, ठीक है। तो लंका में एक चीज हुआ था, मैं एक बार एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री गया था। तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री पता होगा आपको कि मॉन्क्स रहते हैं वहां पे। तो इंडिया में तो बुद्धिज्म ज्यादा नहीं है, 1% से कम है, पर श्रीलंका में इट इज मेजॉरिटी, 75% बुद्धिस्ट। तो अगर आपको वहां पे प्रचार करना है तो उनके बारे में जानना ही पड़ेगा, उनको अवॉइड नहीं कर सकते आप,
ठीक है। तो एक बार एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मैं और मेरे जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वासुदेव दत्त प्रभु नाम के, तो हम दोनों गए थे एक मोनेस्ट्री गए थे। तो वहाँ पे हमें ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें देखी थी। तो यहाँ पे जो पहला फोटो देख रहे हैं आप, वहाँ एक एक्चुअली एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल है। और इस बुद्धिस्ट टेम्पल में बुद्धा वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे कौन है इस तरफ जी? नारायण विष्णु स्पेसिफिकली बोले थे उनके लैंग्वेज में, दे यूज द वर्ड विष्णु, ठीक है। तो ये श्रीलंका के बुद्धिस्ट टेम्पल में विष्णु है। और अभी देखिए वो लोग तो भगवान को विश्वास नहीं करते, उनके हिसाब से देयर इज नो परम सत्य नहीं है। तो विष्णु को कैसे मान लिया भाई, ठीक है। तो बोलते हैं कि विष्णु इज एक्चुअली द गार्डियन गॉड, मतलब जो प्रोटेक्टर का जो पोस्ट है ना, वो गार्डियन गॉड है बुद्धिज्म का, मतलब वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ये थोड़ा खटकने लगा, ये क्यों ऐसे है। तो मतलब इन लोगों ने क्या क्या हमारे वैदिक कल्चर से लिया है, उसको कैसे रीब्रांड किए, रीमॉडल करके न्यू प्रोडक्ट बनाया है, तो इसका रिसर्च शुरू किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मंदिर है ये एक्चुअली एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। इस जगह का नाम है केरनिया। केरनिया का मतलब है कल्याणी, कल्याणी नाम जो है वो बिकेम केरनिया। यहाँ पे विभीषण का पट्टाभिषेक मीन्स वहीं पे लक्ष्मण ने उनको राजा बनाया था, लंका का राजा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे भी आप राम का विग्रह मतलब जो कार्विंग्स देख पाएंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि विभीषण का जो मंदिर छोटा सा है, और विष्णु भी यहाँ पे है। तो ये कैसे हुआ कि सब कल्चर्स में सनातन धर्म का ट्रेसेस देखा जा सकता है, ठीक है। तो उनसे एक बार डिस्कशन होते समय वो बोलते हैं कि आप क्या कृष्णा कृष्णा करते रहते हो, हरे कृष्णा हरे राम करते रहते हो, आपका तो कृष्ण हमारे बुद्धिज्म में लिखा है। तो मैंने पूछा क्या लिखा है। वो बोले थे कि बुद्धिज्म जो कृष्ण जो है ही इज गोइंग टू बिकम अ बुद्धा इन द फ्यूचर। अच्छा ये कैसे हुआ। यानी बुद्धिज्म हमारे हिसाब से सबको मोक्ष मिलेंगे, दे हैव टू बिकम अ बुद्धा, ठीक है। एनीवे हम फिलॉसफी वाइज वो तो हमारे सीनियर्स ने उनके साथ डिबेट किया, डिस्कस किया, वो दूसरी बात है। पर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा कि मतलब जो फिलॉसफी है गलत है, पर इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन है कि कृष्ण, महाभारत, वैदिक कल्चर ये सब इन्होंने लेके उसको कैसे रीब्रांड किया है। अगर सच में वास्तव में इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है जो 2400-2500 साल पुराना है, तो डेफिनेटली कृष्णा कैन नॉट बी डिस्कार्डेड एज अ मिथिकल पर्सन, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग लीग का एक न्यू जर्नी शुरू हुआ, बहुत सारे लिटरेचर्स का, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो हमने निकाला उसमें से, और इतना सारा एविडेंस कलेक्ट हो गया कि 6-7 साल से वो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है एंड इज गोइंग टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जल्द से जल्द आने वाला है। तो yeah, so this is basically the historical evidence of Mahabharata research है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि how Mahabharata is not mythical, और even foreign cultures, यूरोपियन कल्चर्स में भी, और बहुत सारे कल्चर्स में हम देखेंगे कृष्ण भगवान का, रामचंद्र भगवान का, या जो वेरियस देवी देवताओं है, उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। किसके पास है? ठीक है। तो पूरे दुनिया में ये जो सनातन धर्म है इसका जो इम्पैक्ट है पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ है। तो इसके बारे में एक रिसर्च है, ये देखेंगे, ये एक स्टैचू है सिखा होगा, मेरा सिखा का मतलब आप बहुत सारे लोगों को सिखा अच्छा होगा। तो सिखा का जो स्टैचू है ना, ये यहाँ पे नहीं मिला है, इंडिया में नहीं मिला है, बॉर्डर्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, टर्की में एक जगह है जिसका नाम है नेवाली कोरी। ये कम से कम 2000 या 2500 साल पुराना एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो यहाँ पे एक्सकवेशन करते समय उनको ये मिला, एक स्टैचू ऑफ ब्राह्मण स्टैचू। तो टर्की में अभी क्या है हमें पता है, ठीक है। इवन इन स्पाइट ऑफ दैट पहले क्या था, वैदिक कल्चर फॉलो हुआ करता था। एंड ये है पार्जन्य, ओके। इसके बारे में मैं क्लास में ज्यादा बात करूंगा, बट जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऋग्वेद में इनका रेफरेंस है, ही इज लाइक सपोर्टिंग गॉड ऑफ इंद्र। इंद्र के लिए एक इंद्र के नीचे काम करते हैं पार्जन्य। तो इनका जो काम है बारिश या थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा देना, और इनका जो पोजीशन है इनके गॉड्स, थियोगॉनी बोलते हैं इसको, थियोगॉनी। तो थियोगॉनी पोजीशन है कि ही इज अ सपोर्टिंग गॉड ऑफ इंद्र, सपोर्टिंग देवता फॉर इंद्र। ये जो पार्जन्य है ये भी कॉपी हुए हैं
बहुत सारे कल्चर्स में, अभी बाल्टिक सिविलाइजेशन, बाल्टिक कल्चर जो होता है यूरोप में होता है, ईस्टर्न यूरोप में होता है, वहां पे इनका एक फॉर्म है जिसका नाम है पेट्रोनस। ओके, स्लाविक कल्चर में भी कॉपी हुआ है, ठीक है। स्लाविक में यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, जो एरिया है उसको बोलते हैं स्लाविक कल्चर्स। स्लाविक कल्चर्स में कॉपी हुआ है, ठीक है। पेरोन अल्बानियन कल्चर्स में भी कॉपी हुआ है जिसका नाम है पेरिनेजा, और भी है, बस आपको आइडिया बताना, ठीक है। और ये है डेनमार्क। डेनमार्क का एक कॉइन जहां पे लक्ष्मी देवी है, ये लक्ष्मी देवी का कॉइन है डेनमार्क में। और ये जो है सूर्य, इस तरफ जो देख रहे हैं ये वैदिक सूर्य, और लेफ्ट में जो देख रहे हैं इट इज सूर्य ऑफ द ग्रीक कल्चर। ओके, इनका नाम है हीलियोस, हीलियोस, ठीक है। हीलियोस का हम देख पाएंगे रेफरेंस। तो विश्व के बहुत सारे कल्चर्स में हम ये देख पाते हैं that there is something called paganism। अभी paganism क्या होता है? The worship of multiple gods। अभी 3 एब्राहमिक रिलीजन्स पूरी दुनिया को मेजॉरिटी डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। एब्राहमिक रिलीजन्स आपको पता ही होगा, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। ये तीनों आने के पहले बहुत सारे कल्चर्स में, इवन आप इनके 3 के रिलीजियस बुक्स भी देखेंगे, आपको ये दिखाई देगा कि दैट बिफोर द अराइवल ऑफ दिस रिलीजन्स, ये रिलीजन्स आने के पहले वहां पे लोकल गॉड्स वर्शिप किए जाते थे। और जब वो लोकल गॉड्स आप स्टडी करके देखेंगे, आपको ये दिखाई देगा कि ये सब सनातन धर्म से कनेक्टेड है और डिराइव हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर एसेट इज कृष्णा, एसेट इज रामा, इंद्र एक्सेट्रा, बट कॉपी हुए हैं, डिराइव हुए हैं। सो कैसे डिराइव हुए हैं, एक अलग सा रिसर्च है, ठीक है। तो बहुत सारे जो कल्चर्स हैं, अल्बानियन, बाल्टिक, सेल्टिक, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में देयर वर पेगन कल्चर्स। और पेगन कल्चर्स में आप देख पाएंगे कि बहुत सारे गॉड्स हैं जो सनातन धर्म से डिराइव हुए हैं, ठीक है। सो जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे, दे वांटेड टू से कि भारत जो है इट वाज रूल्ड बाय आर्यंस। ये आर्यंस जो है भारत से नहीं है, ठीक है, बाहर से आए थे। दे केम फ्रॉम आउटसाइड, अटैक्ड इंडिया। यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनको कॉन्कर करके दे स्प्रेड देयर हिंदू कल्चर और द वैदिक कल्चर बाय फोर्स। ये प्रमोट किया जाता है। ये क्यों प्रमोट किया गया? बिकॉज दे वांटेड टू शो दैट आर्यंस आर बेसिकली इन्वेडर्स। ये जो हिंदू कल्चर है, वैदिक कल्चर है, ये यहाँ से नहीं है, बाहर से है। तो ऐसे दिखाने से हम क्या बोलेंगे, अरे जो मुगल्स आए थे, ब्रिटिश आए थे, वो भी सही है क्योंकि वो भी बाहर से आए थे, आर्यंस भी बाहर से आए थे। सबका जो इन्वेशन है उसको जस्टिफाई किया जाता है आर्यन इन्वेशन थ्योरी से। तो ये है आर्यन इन्वेशन थ्योरी। सो वेदर आर्यंस बाहर से आए हैं, वेदर दे केम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनसाइड, तो अगर वेस्ट टू ईस्ट इनसाइड आए तो उसके लिए वो एविडेंस देते हैं कि आर्यंस आए थे चैरियट्स में, पावरफुल हॉर्सेस में आ रहे हैं, पूरे फोर्स में हॉर्सेस में अंदर आ रहे हैं, बीच में जो भी सिटीज मिल रहा है सबको तोड़ो फोड़ो खत्म करो। दिस वाज द आइडिया व्हिच द ब्रिटिश डिड। मेन था वो मैक्स मुलर, आपने नाम सुना ही होगा, फेमस नेम है। तो मैक्स मुलर ने ये कॉन्सेप्ट स्प्रेड किया था कि देयर आर 2 रेसेस, आर्यन रेस एंड द्रविडियन रेस। द्रविडियंस लोकल हैं इंडिया के और आर्यंस बाहर से आए थे, चैरियट्स में आए थे। चैरियट्स कब का? 1500 बीसी, मतलब जीसस क्राइस्ट के 1500 इयर्स पहले आर्यंस अंदर आए थे। उसके पहले इंडिया में आर्यंस नहीं थे, वैदिक कल्चर नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट बनाया कि आर्यन रेस। आर्यन रेस मीन्स जो नॉर्थ इंडिया के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी एंड बंगाली, सो ऑल दिस वे अप टिल बंगाल, ठीक है, ओडिशा तक में भी। तो ये सब आर्यन पीपल है। उसके नीचे जो है ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तुलु, ये सब द्रविडियन लैंग्वेजेस है, द्रविडियन रेस है। इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। और वास्तव में आप देखिए सब जगह पे कल्चर एक ही तो है। मंदिर डिफरेंट टाइप से बना है और यहाँ पे जो कृष्ण का पूजा होता है वही कृष्ण वहीं पे भी पूजा होता है। यहाँ पे जो विष्णु का पूजा होता है वहीं पे भी विष्णु का पूजा होता है। बस मंदिर का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है ना, भगवान थोड़ी ना चेंज हो गए। बट दे ट्राई टू क्रिएट दिस कॉन्सेप्ट दैट देयर आर 2 रेसेस, वन इज आर्यन रेस एंड अनदर इज द्रविडियन रेस। तो वो बोले कि आर्यंस यहाँ पे नहीं है, वो बाहर से आए हैं, बाहर से फोर्सफुली आके उन्होंने अपना वैदिक कल्चर स्प्रेड किया था, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि भारत में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज हड़प्पन्स। हड़प्पन्स मतलब क्या होता है? तो मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, आपको पता होगा मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा 2 सिटीज थे ना। तो एक्चुअली ऐसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सिटीज थे। मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा हम जो 2 जानते हैं, पर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सिटीज थे।
तो ये दिखा रहे हैं कि आर्यंस बाहर से आए एंड दे अटैक द हड़प्पन्स, मींस जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे उनको अटैक किया आर्यंस ने, और आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भगाया एंड दे वेंट टू साउथ इंडिया, और साउथ में जाके उन्होंने अपना द्रविडियन सिविलाइजेशन शुरू किया। पूरा ये फैंटेसी है, एक्चुअली इनका मिथिकल है पर हमें मिथिकल बोलते हैं। सो ये पूरा फैंटेसी बनाया है कि द्रविडियंस वहां पे थे और द्रविडियंस साउथ इंडिया आ गए और आर्यंस बाहर से आए, ठीक है। तो आर्यन इन्वेशन थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली बेस्ड इस पे है कि हमें जो इंडियंस हैं उनको डिवाइड एंड कॉन्क्वर करना है। अगर हम साथ यूनाइटेड रहेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट सनातन धर्म के आइडेंटिफिकेशन में सब यूनाइटेड रहेंगे, तो इंडिया को तोड़ना मुश्किल है। ये पॉलिटिकल रीजंस बता रहा हूँ। जब ब्रिटिश छोड़ के गए, दे वांटेड टू मेक श्योर कि इंडिया और एंड और टूटे, बहुत सारे पार्ट्स में टूटते जाए। अगर टूटेगा तो इट विल नॉट बी पावरफुल, क्योंकि अभी मैं किसी के ऊपर राज्य कर रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा तो ही में अटैक मी बैक आफ्टर 10-20 इयर्स वंस ही बिकम्स पावरफुल। तो बेहतर है इनको जितना हो सके कंफ्यूजन क्रिएट करके जाओ, जितना हो सके यहाँ पे चोरी करके जाओ। जो प्रिंसेस ऑफ आई मीन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वो भी सर पे क्या रखा है उसने, एक चोरी की वो माली तो रखा है, भारत से चोरी किया और उसको रख के शी इज प्राउड, शी इज द क्वीन, यू नो। क्वीन क्या है, चोरों की क्वीन है। सो दैट इज द पॉइंट, राइट। सो ये चोरी किया गया था, कल्चर को मिटाया गया था, गुरुकुल सिस्टम को मिटाया गया था, और हमारे जो आइडेंटिफिकेशन है, कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है, उस पे हाथ लगाया और रेशियल थियरीज क्रिएट किया। जो इंडिया एंड पाकिस्तान जो टूटा, वो रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने वो भड़काया कि हाँ तुम दो रिलीजन हो, तुम साथ नहीं रह सकते, तुम झगड़ा करो, तुम अलग हो जाओ। तो ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है आर्यन इन्वेशन थियरी, आप ये बात समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पोटेंशियल है इस देश को और एंड और पार्ट्स में तोड़ने का। दैट्स व्हाई महाराज ने इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया कि 2011 में महाराज ने, भक्तिविकास महाराज ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था 2011 में, जिसका नाम था ब्रेकिंग इंडिया शाउंटीटन कैंप। तो उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके ब्रेकिंग इंडिया नाम का एक बुक ऑथर को भी बुलाया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर भारत जो है ये सनातन धर्म का लास्ट रिजॉर्ट है, तो भारत में कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड हमारे मंदिर, हमारे कल्चर हाथ लगाया गया, कोई प्रॉब्लम आया, तो सनातन धर्म के जो फाइनल बेस है, जो कल्चरल बेस, उस पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो होता है पूरा इमेजिनरी। सो ये बोलते हैं कि देयर वाज इनिशियली अ लैंग्वेज कॉल्ड प्रोटो इंडो यूरोपियन। वो लैंग्वेज कैसे होता है, उसका स्क्रिप्ट क्या है, उसका वर्ड्स क्या है, उसका अल्फाबेट्स क्या है, कुछ नहीं पता। एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट कर दिया और बोलते हैं कि इंडियंस आर मिथिकल। अभी देखिए प्रोटो इंडो यूरोपियन, प्रोटो इंडो यूरोपियन क्या होता है? सो जैसे प्रोटो इंडो यूरोपियन इज अ लैंग्वेज फ्रॉम व्हिच ऑल लैंग्वेजेस हैव कम, इंक्लूडिंग यू नो संस्कृत से लेके द इंडियन फैमिली, टोखैरियन फैमिली। टोखैरियन इज लाइक जिंजियांग प्रोविंस, जो उइगुर मुस्लिम्स का एरिया है, टोखैरियन एरिया, तुषारा बोलते हैं उसको। वैदिक टाइम्स पे तुषारा जनपद था वो। So Indo Iranian, Angolian, Hellenic, Hellenic means Greece, Italian family, Celtic family, Celtic is basically North Europe, Germanic around Germany, France उस एरिया पे, Balko-Slavic, Eastern Europe. So ये पूरा जो फैमिली है, ये सब प्रोटो इंडो यूरोपियन नाम के लैंग्वेज से क्रिएट हुआ है। और वो लैंग्वेज है होता क्या है भाई बताइए, देखा से ये क्यों ऐसे किया गया? Because they don't want Sanskrit to be the mother of all languages. संस्कृत को वो नहीं चाहते हैं कि संस्कृत सब लैंग्वेजेस का मदर हो, तो इसलिए एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट किया गया जिसका नाम था प्रोटो इंडो यूरोपियन, ठीक है। और इस बेसिस पे दे सेड दैट द आर्यंस आर ओरिजिनली फ्रॉम यूरोप। बहुत सारे थियरीज हैं, कुछ बोलते हैं कि वो यूरोप से है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा अभी। सो आर्यन इन्वेशन थियरी का एक कॉन्सेप्ट है कि आर्यंस बाहर से आए हैं एंड दे केम बाय फोर्स एंड दे स्प्रेड देयर हिंदू कल्चर और वैदिक कल्चर और सनातन धर्म जैसे भी वर्ड्स डिफाइन करते हैं। सो दे केम इनसाइड एंड स्प्रेड इट बाय फोर्स। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, आर्यंस बाहर से आए हैं एंड दे अटैक द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिखाया जाता है। अगर अटैक किए तो यहाँ पे क्यों वैदिक कल्चर है, सनातन धर्म फॉलो किया गया? लाइक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ठीक है, वहां पे लोग रहते थे, वहां पे वाई वेर दे फॉलोइंग सनातन धर्म। ये देखिए ये जो सील है ये पशुपति है। पशुपति का डिस्क्रिप्शन वेदास में हम पुराना बहुत सारे जगह पे देख सकते हैं। लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ पशुपति। पशुपति के बहुत सारे सील्स मिले हैं। कृष्ण के दामोदर लीला का एक कार्य मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, 4000 साल पुराना।
बहुत सारे एविडेंस है सनातन धर्म का इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे एक अलग कल्चर हो गया, उसमें जो भी फॉलो होता था वो 100% वैदिक कल्चर था। उसमें क्या होता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 रिवर्स मेन थे, मेनली बहुत सारे रिवर्स थे बट मेनली 2 रिवर्स, एक था सिंधु एक था सरस्वती। आपने सुना होगा सरस्वती नदी का नाम। सो सरस्वती नदी जो था इट वाज एन एक्चुअल रिवर व्हिच वाज फ्लोइंग, और सरस्वती नदी सूख गया था, ओके, ड्यू टू वेरियस नेचुरल रीजंस एंड आल्सो इसका डिवाइन रीजन भी है। पार्वती और गंगा देवी एंड सरस्वती देवी का देयर वाज अ फाइट, सो शी कर्सेस कि तुम कलयुग में तुम नहीं रहोगी सरस्वती को, तो सरस्वती देवी एक्सेप्टेड दैट कर्स, ठीक है, ओके। तो इसका एक दैवा रीजन भी है, आई मीन हायर रीजन भी है, आदि देवी रीजन भी है, बट वी आल्सो हैव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। जो टेक्टोनिक शिफ्ट्स जो होते हैं बिटवीन द वेरियस प्लेट्स, तो उसमें भी क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो सप्लाई ऑफ सरस्वती चेंज हो जाता है। तो सरस्वती जहां पे आता था वो ड्राई हो गया, तो उसके किनारे जो भी लोग रहते थे उन्होंने खाली करके गए, क्यों बिकॉज पानी नहीं था, ठीक है, पानी नहीं था इसलिए वो खाली करके गए। पर ब्रिटिश हमको क्या सिखाते हैं, नहीं आर्यंस बाहर से आए, यहाँ पे इन्होंने जो भी थे इनको मार के भगा दिया। किसी को मारा, क्या एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सब्सटैंशियल नहीं है, कोई भी एविडेंस देते हैं सब फेक है, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमें समझना चाहिए। सरस्वती नदी एक मेजर ट्रिब्यूटरी पानी का सोर्स था जो खत्म हो गया एंड लोग छोड़ के चले गए। अभी ये सरस्वती नदी जो है इसका जो ड्राइंग ईयर है, मतलब कब सूख गया, इसका आप अगर स्टडी करेंगे 4000 साल पहले सूखा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और वेदों में महाभारत में इसका रेफरेंस है, ये बताया जाता है कि सरस्वती नदी वाज फ्लोइंग। इमेजिन मैं एक नदी को देख रहा हूं, अभी फ्लोइंग है, तो मैं जो देख रहा हूं मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे भी समझ लीजिए महाभारत का एक टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, वो बता रहा है कि मैं अभी सरस्वती नदी इज फ्लोइंग सरस्वती रिवर। अगर सरस्वती नदी 4000 साल पहले सूख गया तो महाभारत कब लिखा होगा? It cannot be written after the Saraswati dried up, क्योंकि सूख गया तो किसको लेके लिखेंगे, करेक्ट। सो इसरो के रिसर्च ने ये प्रूव किया है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मेरा फुल टाइम रिसर्च यही है, आई कैन प्रोवाइड एवरी सिंगल एविडेंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द सरस्वती रिवर। सो 4000 साल पहले सरस्वती सूख गया था, और महाभारत में वेदों में इसका रेफरेंस है दैट सरस्वती वाज अ बिग रिवर, ह्यूज रिवर। ऋग्वेद में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड नदी स्तुति, नदियों का ग्लोरिफिकेशन, तो उसमें लिखा जाता है कि सरस्वती इज नदीतमे, द बेस्ट ऑफ द रिवर्स, एंड शी इज अ वेरी पावरफुल रिवर, सब लिखा जाता है। 4000 साल पहले सरस्वती सूख गया, उसी टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वहां से खाली करके जाते हैं। सो करेक्ट हो रहा है। सो ये बात है, इन्वेजन कुछ नहीं था, दे जस्ट लेफ्ट बिकॉज़ देयर वाज नो वाटर, मेन रीजन, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली, इसका 3 पीरियड होता है, 3200 टू 2600 बीसी, जो इसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पन, एंड जो 2600 टू 2000 इसको बोलते हैं मैच्योर, एंड 2000 टू 1400 को बोलते हैं तीसरा पीरियड व्हिच इज लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन में लोग खाली करके जाना शुरू करते हैं। ये मोहेंजोदड़ो का एक फोटो है, ठीक है। मोहेंजोदड़ो जो मूवी दिखाते हैं उसमें आपको एनामर्ड नहीं होना है, बहुत सारा मसाला होता है, हिस्ट्री को हिस्टोरिकली पढ़ा जाता है, मूवी से पढ़ नहीं सकते आप, ठीक है, ये बात है। तो हड़प्पन एंड आर्यंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया था, जैसे आर्यंस बाहर से आए हैं और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे हैं दे हड़प्पन्स, तो बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट किया गया था कि इनका डिफरेंट कल्चर है, इनका डिफरेंट कल्चर है, ये बाहर से आए हैं। आर्यंस बहुत नास्टी पीपल हैं, पूरे हॉर्समैन हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव, एंड हड़प्पन जो है बहुत साधु हैं, सॉफ्ट हैं, सिविलाइज्ड हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, आई मीन ट्राइबल कल्चर फॉलो करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे इमेजिनरी डिफरेंसेस क्रिएट किए गए बिटवीन द हड़प्पन्स एंड आर्यंस, बट एक्चुअली देखा जाए दोनों का एक ही कल्चर था, ठीक है। तो बहुत सारे होमलैंड थियरीज हैं, इसके बारे में मैं डीप नहीं जाऊंगा कि यहाँ से आर्यंस आए थे, सेंट्रल एशिया से, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से आए थे, और फाइनल जो प्रॉपर थियरी है वो है इंडियन होमलैंड थियरी, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ही आर्यंस आए हैं, ठीक है। सो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाइंडिंग्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फाइंडिंग्स आप देखेंगे वो 100% सनातन धर्म के प्रति ही हमें इंडिकेट करता है, वो कोई डिफरेंट कल्चर को नहीं दिखाता है। जैसे ये है दिल्ली म्यूजियम में, मैंने खुद ये फोटो लिया था, यहाँ पे देखेंगे आप शिवलिंग, ठीक है, और लोग योग कर रहे हैं, देखा पीछे देखिए योग करने का फोटो सब देख पाएंगे। नो अगला फोटो, सॉरी, दिस आर ऑल शिवलिंग्स,
अगला फोटो, या दिस इज द फोटो ऑफ योग। सब लोग योग कर रहे हैं क्योंकि योग करने का जो पद्धति है वो हमारे कल्चर पे कोई बाहर से नहीं आया, ठीक है। योग करने की पद्धति हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख सकते हैं। और लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेट योगी ऑफ बाय द नेम ऑफ पशुपति, इसके सील्स हम देख सकते हैं, शिवलिंग देख सकते हैं। इवन कृष्णा का भी है, पर कृष्णा का मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। एक रीजन ये है कि वो मेरे बुक पे आने वाला है, तो उसका सस्पेंस थोड़ा मेंटेन कर रहा हूँ। कृष्ण का जो एविडेंस है, जैसे दामोदर लीला आपने सुना होगा, जैसे भगवान जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाउ डू से जो डिवाइस होता है, मीन जिसमें बांधा था कृष्ण, मोटर या सो मोटर को खींच के जाते हैं, खींच के दो पेड़ गिरते हैं, ठीक है, दो पेड़ गिर के वहां से दो देवता बाहर निकलते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, 4000 साल पुराना। सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर कृष्ण वहीं से मिलता है, 4000 साल पुराना मोहेंजोदड़ो से। सो कृष्णा ऐसे हाथ लगा रहे हैं और दो पेड़ कन्वर्ट हो रहे हैं इंसानों में, आई मीन ह्यूमन फॉर्म्स में, बेसिकली देवता है। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। और ये देखिए, ये ब्राह्मण टाइप ऑफ पर्सन है। यहाँ पे शॉल देखिए कैसे पहन रहे हैं, राइट साइड ओपन होता है, लेफ्ट साइड बंद है, शायद यहाँ पे कोई नहीं बना, ठंड ज्यादा है, ओके। सो ऐसे जो पहनते हैं ब्राह्मण पहने, देखा है ना। सो वैसे देखिए कल्चरल आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो आधे योग में ऐसे मेडिटेट करने की पोस्ट में है, ठीक है। और ये स्वस्तिक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। और ये है फायर आल्टर। फायर आल्टर मीन्स जहाँ पे यज्ञ किया जाता था, यज्ञशाला। तो ये कहाँ से दूसरा कल्चर हो गया, तो पूरा वैदिक कल्चर ही है, और कहाँ से है, ठीक है। तो और एक एविडेंस है कमंडलू, ऋषिज कमंडलू लेके जाते थे, दैट इज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये जो पीपल का पेड़ है, इसका डिविनिटी मतलब इसका जो रेस्पेक्ट था, रिलीजियोसिटी था हमारे कल्चर में, वो उस टाइम से आ रहा है, ठीक है। तो अभी बात है इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे ये हम देख सकते हैं कि सनौली, आपने देखा होगा एक न्यू मूवी आया था मनोज बाजपेयी का, सबका ऐड चल रहा था डिस्कवरी चैनल का, भारत जो सोने की चिड़िया थी उसके पंख काटे गए थे, क्या वो फेमस डॉक्यूमेंट्री। उस डॉक्यूमेंट्री आप देखे होंगे नहीं देखे होंगे मेरे को पता है, तो उसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ। मैक्स मुलर एंड को जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ये प्रमोट किया था कि आर्यंस बाहर से आए हैं, ठीक है। आर्यंस बाहर से आए, कब आए थे? 1500 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के 1500 इयर्स पहले। द अपैरेंट ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है 0, ठीक है, उससे 1500 इयर्स पहले आर्यंस अंदर आए थे। तो वो ये बोलते थे उसके पहले भारत में चैरियट नहीं था, जो रथ में जो आते हैं घोड़े के रथ, वो रथ भारत में नहीं थे। दिस वाज व्हाट दे प्रमोटेड। तो आर्कियोलॉजिकली एक भी रथ नहीं मिला था व्हिच इज आफ्टर 1500 BC। बट रिसेंटली ये जो एक्सकवेशंस है सनौली के, इन्होंने ये प्रूव किया है कि भारत में रथ तो बहुत पुराना है। ये रथ जो है एटलीस्ट 3900 या इवन 4000 इयर्स पुराना, व्हिच मींस अराउंड 1900 या 2000 BC उस पे ये रथ का डेटिंग हुआ है। अभी सोच के देखिए, पहले बोलते थे कि भारत में महाभारत झूठ है, आर्यंस बाहर से आए थे, रथ लेके आए थे, उसके पहले भारत में रथ नहीं था, रथ का एविडेंस मिला है। जो सो कॉल्ड आर्यन इन्वेजन डेट है 1500 BC, उसके पहले रथ मिला है, ठीक है। और ये भी बोलते हैं कि देखो इंद्र जो है ही इज द मेन गॉड ऑफ द आर्यंस, ठीक है, क्योंकि वेदों में मेन तो इंद्र ही है ना। वेदों में कर्मकांड सेक्शन के बेसिस पे इंद्र ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इंद्र जो है ही इज द गॉड ऑफ द आर्यंस, आई मीन ऐसे प्रमोट किया जाता है स्कॉलरली सर्कल्स में कि इंद्र जो है वो आर्यंस का मेन गॉड है। एंड सी कितना बुरा है इंद्र is weaponizing, is killing those who are black, those who are Shudras, Dasyus का word use होता है। Dasyus means they connected that they are low caste people, and low caste people काले होते हैं। ये all connection, all imagination, low caste people काले होते हैं। So इंद्र सफेद होता है, फैर होता है, और जो सफेद आर्यंस होते हैं और काले द्रविडियंस होते हैं, इन दोनों का बनता नहीं है, they should fight, ठीक है। तो सफेद आर्यंस के जो गॉड है इंद्र हाथी में आते हैं। अभी देखिए लॉजिक, ये देखिए अभी एक लॉजिक देखिए, अगर आर्यंस बाहर से आए हैं, ठीक है, और इंद्र इनका मेन वॉरियर थे, इंद्र मेन वॉरियर थे, तो उनका जो वाहन है हाथी,
वो कहाँ डेजर्ट में मिलता है, सेंट्रल एशिया में मिलता है, आपको यूरोप में मिलता है। समझ रहे हैं लॉजिक? आप समझ रहे हैं कि अगर हाथी इज क्या बोलते हैं वाहन ऑफ इंद्र हु केम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हाथी लेके आया उतना दूर से, यूरोप में हाथी है, या इराक ईरान में अरेबियन रीजन्स में, सेंट्रल एशिया रशिया में हाथी है। हाथी तो ट्रॉपिकल एनिमल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो इस बेसिक लॉजिक में भी देखिए इनका जो लॉजिक है वो फ्लॉ हो जाता है। ऑफ कोर्स वी एक्सेप्ट दैट इंद्र इज देवता, वो यहाँ से नहीं है, फाइन, बट इवन उनके लॉजिक में भी इतना फ्लॉज है कि आर्यंस का जो मेन हीरो था इंद्र, ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ही केम फ्रॉम यूरोप, अगर ऐसे बोले तो भी वो लॉजिक भी फ्लॉ हो जाता है, क्योंकि एलिफेंट इज अ tropical animal, basically is staying here. I mean elephants are part of there are Indians, India and दूसरा Africa, और कहाँ पे है elephants, correct? तो ये इंडिया में of course Indian subcontinent, South Asia and Africa, तो और कहाँ पे है elephants? तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स आप देखेंगे ना, ये आर्यन इन्वेजन से कंप्लीट फ्लॉ है। सो आर्कियोलॉजिकली भी ये देख सकते हैं कि देयर इज नो एविडेंस फॉर इन्वेजन। अगर एक बड़ा आर्मी, आर्यन आर्मी बाहर से आया था और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे थे उन सबको मार डाला, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको एविडेंस मिलना चाहिए फॉर किलिंग। एक वार होता है तो किलिंग का एविडेंस मिलता है ना, बोन्स में कट दिखाई देगा, बोन्स टूटा हुआ दिखाई देगा, बहुत सारे एविडेंस, ऐसे कोई एविडेंस मिल रहा नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो देयर वाज नो इन्वेजन, ठीक है। और इनफैक्ट यहां से गए हैं भारत से पूरी दुनिया में टू सिविलाइज द होल वर्ल्ड। इसका एविडेंस हम वेदों में भी देख सकते हैं। ये जो सील है ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। इसमें है 7 लोग खड़े। कुछ लोग बोलते हैं कि ये 7 कन्या है, तमिलनाडु में बहुत फेमस है, सप्तकन्या बोलते हैं इसको, 7 अनमैरिड देवीज, ठीक है। और एक पर्सपेक्टिव है कि दे मे बी द 7 ऋषिज, ठीक है। और एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि दे आर 7 मदर्स ऑफ इंद्र, नहीं तो ये भी हो सकता है that this represents the सप्त सिंधु रिवर्स। ऋग्वेद में ये आता है कि there were 7 important rivers, सप्त सिंधु, उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये भी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसमें जो भी फॉलो किया जाता था इट इज ऑल वैदिक कल्चर। अभी हम जा रहे हैं दूसरा एक एविडेंस। अब आप सोच के देखिए द वर्ड हिंदू, कभी आपने सोचा है द वर्ड हिंदू कहां से निकला? किसी कोई बोल सकता है द वर्ड हिंदू? यस, सिंधु कैसे निकला, क्यों निकला? वो जो बाहर के लोग उन्होंने जब इन्वेड किया था तो वो सिंधु सही से बोल नहीं पाते थे, तो इस वजह से वो सार वहां से निकल गया और हिंदू ये बोला। करेक्ट, परफेक्ट। सो एक्चुअली क्या है, ऋग्वेद में एक वर्ड आता है जिसका नाम है सप्त सिंधु। ऋग्वेद में लिखा गया है कि आर्यंस का जो होमलैंड है, मतलब उनका जो ओरिजिनल लोकेशन है वो है सप्त सिंधु। और ये जो पारसीज थे जो बाहर के आप बोल रहे हैं, बेसिकली रेफर्स टू द पारसीज। पारसी पता है आपको? ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी लोग, एक डिफरेंट रिलीजन, इट्स नॉट मुस्लिम, इट्स नॉट क्रिश्चियन, इट्स नॉट हिंदू, इट्स नॉट वैदिक, इट्स डिफरेंट रिलीजन। पारसी फायर वर्शिप ज्यादा करते हो। सो ये पारसी लोगों के बुक में ये लिखा गया है कि पारसी लोगों का 16 होमलैंड्स है, मतलब घर है, उसमें एक घर का नाम क्या होता है? हप्ता हिंदू। हप्ता हिंदू, because they cannot pronounce Sapta Sindhu, so they call it as Hapta Hindu, ठीक है। और इवन आप देखिए यूरोपियन लैंग्वेजेस में हेप्टा refers to 7, तो ऐसे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। anyway coming to the point, Sapta Sindhu became Hapta Hindu। अभी हप्ता को रिमूव कर दीजिए, हप्ता, क्योंकि refers to just a number 7। हिंदू वर्ड जो है, सिंधु वर्ड became हिंदू, हिंदू वर्ड became हिंदू। तो ये जो वर्ड आप सोचते हैं हिंदू वर्ड कहां से आया, ये सप्त सिंधु से निकला है। तो जो आर्यंस जो पारसी लोग बाहर से आते थे, they cannot pronounce the word सप्त सिंधु, so they call it as हप्ता हिंदू, and then it became हिंदू। जो सप्त सिंधु को रेफर करना है जिसको तो हिंदू, अरे हिंदू लोग रहते थे वहां, तो ये वर्ड यहीं से निकला, ठीक है। तो इंद्र जो है, ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग आपको एक लॉजिक दिखाने वाला हूं कि अगर बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं उसका एविडेंस आपको दिखेगा इवन लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अभी बाहर से कोई आएगा, ठीक है, तो उसका जो वर्ड हिंदू, अगर हिंदू ओरिजिनल वर्ड है
तो हिंदू वर्ड को ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में ह है, हमारे लैंग्वेज में शब्द ह शब्द है। बट अगर यहाँ से कोई लोग बाहर जा रहा है और हमारा जो आइडेंटिफिकेशन स्प्रेड कर रहा है, so he cannot pronounce sir, so Sindhu becomes Hindu as we go far, but Hindu need not come inside India। समझ रहे लॉजिक आप? the word Hindu need not come inside। यहाँ से जब कैरी फॉरवर्ड होता है, बाहर जाता है, तब we lose, कन्वर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है अल्फाबेट्स में, not the other way around। तो इवन बेसिक लैंग्वेज में भी आप देखेंगे the words how they have formed, इसमें भी हमको ये दिखाई देता है कि the pattern, the direction is from India to outside। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंद्र जो है is like godly, is like देवता है यहाँ पे, but in Parsi culture Indra is the main demon। पारसी कल्चर में जो एनिमी है पारसीज का, उसका नाम है ऐंद्रमन्यु, इंद्र बेसिकली, ठीक है। और हमारे कल्चर में जो डीमन है, जो असुर है, उसको असुर बोला जाता है। पारसी कल्चर में असुर का नाम है इंद्र। पारसी कल्चर में जो मेन गॉड है उनका, उसका नाम है असुर। समझ रहे? मतलब यहाँ का गॉड बिकम्स असुरा देयर, यहाँ का असुरा बिकम्स गॉड देयर। समझ रहे? तो पैटर्न ऐसा है ना, पैटर्न यहाँ से तो बाहर गया है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर असुरा ओरिजिनल वर्ड है, क्योंकि उनके लैंग्वेज में असुरा नहीं है, अहुरा है, अहुरा। उनके गॉड का नाम है अहुरा। अगर अहुरा ही ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है और आर्यंस वहां से आए हैं, तो अहुरा शुड हैव बीन मेंटेन्ड एज इट इज। अहुरा का नाम ऐसे ही रख सकते हैं हम लोग, व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट इट टू असुरा। समझ रहे हैं ना? सो इट्स एक्चुअली असुरा व्हिच बिकेम अहुरा, नॉट अहुरा व्हिच बिकेम असुरा। सो ये डायरेक्शन दिखता है आपको, यहाँ से वेस्ट गया, पारसी एरिया ईरान में होता है, तो यहाँ से वेस्ट गया है। So the direction is clearly out of India, it is not inside India. So आर्यंस यहाँ से पूरे दुनिया में जो भी यहाँ पे कल्चर है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है और ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती पारसी कल्चर में हरस्वती बन जाता है, सरायु हरायु बन जाता है, ऐसे you can see all these transformations start happening. So ये चीज है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है कि भारत से पूरे दुनिया, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं पूरे दुनिया गए हैं और अपने कल्चर को फैलाया है। सो इसका एविडेंस एज आई टोल्ड यू, देयर आर सेवरल पेगन कल्चर्स। एक पेगन कल्चर में आप एविडेंस देखेंगे फॉर इंद्रा, सम प्लेस यू विल आल्सो फाइंड एविडेंसेस फॉर कृष्णा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो अगर हम कलेक्ट करके देखेंगे आपको यू विल बी शॉक्ड कि इतना सारा एविडेंसेस कैसे हम देख नहीं पाए, ठीक है। आर्मेनिया नाम का एक कंट्री है, मे बी आपने सुना होगा, 2000 साल पुराना कृष्ण मंदिर तोड़ा गया था और वहां का फर्स्ट चर्च, पहला चर्च उस मंदिर के ऊपर ही एस्टैब्लिश किया गया था। और वहां पे जो वर्शिपर्स थे, 5000 लोगों को, जो बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत डिजास्टर्स वे में उनको मारा गया था एंड फोर्सफुली स्प्रेड किया गया था उनका रिलीजन। तो ये हिस्ट्री है दुनिया का, वेरी क्या बोलते हैं, वायलेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट। सनातन धर्म को मिटाने के लिए देयर वाज लॉट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये बहुत सारे पेगन कल्चर्स हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे इतने सारे कल्चर्स जो आप देख रहे हैं, इन सबको स्टडी करने से आपको मिलेगा कि सनातन धर्म का एविडेंस मिलेगा, पर स्टडी करने के लिए है कोई ना, पूरा मिटा दिए, एविडेंस बहुत कम बचा हुआ है। जो मंदिरें हैं उनके पुराने, क्रिश्चियनिटी इस्लाम के पहले जो मंदिर थे वो तो तोड़ दिए गए, डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते हैं उनको जला दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है, नालंदा एंड तक्षशिला को सिर्फ जला गया था? यूरोप में, एशिया में भी, मतलब वेस्ट एशिया में भी बहुत सारे लाइब्रेरीज जलाए गए थे, साउथ एशियन मायन सिविलाइजेशन के बुक्स जलाए गए थे। व्हाई? बिकॉज हम जो बोल रहे हैं वो सही है, एवरीथिंग एल्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, बर्न्ड। एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स, एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो एडवांसमेंट्स था, साइंटिफिक, सब मिटाया गया था। भारत में भी यही हुआ था, बट लकीली भारत सर्वाइव हुआ है आज दिन तक। व्हाई? बिकॉज हमारा कल्चर इट इज नॉट लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड समझ रहे हैं, मतलब एक जगह पे लॉक नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैदिक कल्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसीलिए इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इन्वेशंस इट सर्वाइव थ्रू, ठीक है। तो इनका लोकलाइज्ड कल्चर था, टेंपल के बेसिस पे कम्युनिटी, एंड उसके बाहर कुछ नहीं है, उसको मिटाओ, उनका कल्चर खत्म, ठीक है। तो इतने सारे पेगन कल्चर जो है, इनका जो आप स्टडी करेंगे, जितना मेरा एविडेंस, जितना मैंने स्टडी किया, मैंने मेनली फोकस किया ग्रीक लिटरेचर्स पे, शायद नाम लिखा है।
हाँ लास्ट 8 देखिए एंशिएंट ग्रीक रिलीजन। तो ग्रीक्स पे हमने फोकस किया और ग्रीक्स में इतने सारे एविडेंसेस हैं फॉर भगवान कृष्ण के लिए और वैदिक कल्चर के लिए। यू विल बी सरप्राइज कि इतना एविडेंस कैसे अननोटिस्ड रहा है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग वॉर है जो ऋग्वेद में बताया गया है जिसका नाम है दशरथ्य बैटल। दशरथ्य बैटल मींस 10 राजा 10 किंग्स फॉट अगेंस्ट 1 किंग, और वो 1 किंग सिंगल किंग का नाम था सुदास, और वो सुदास भरतवंशी राजा थे जो पांडवों और कौरवों के एंसेस्टर हैं। ठीक है, पांडवों और कौरवों के पूर्वज जो हैं जो नाम है सुदास। सुदास इज फाइटिंग अगेंस्ट 10 किंग्स, 10 राजा और 10 राजाओं के आगे, और 10 को हराया था। ठीक है, और ये 10 राजाओं का कुछ नाम मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन में डाला हूं। तो उनके जो 10 राजाओं का जो किंगडम्स है, एक किंगडम था शिवा। ठीक है, एंड शिवा किंगडम इज बेसिकली शिबी सुना है आपने? शिबी चक्रवर्ती, फेमस किंग हु कट हिज बॉडी पार्ट्स टू देवता सा के उसको टेस्टिंग करते हैं इस टाइप की। तो वो शिबी चक्रवर्ती का जो ये है आज पाकिस्तान में है, चला गया। ठीक है, पख्तून्स पाकिस्तान में आप एक सुना होगा, एक प्रोविंस है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो एक खैबर पख्तूनख्वा जो पख्तू जो वर्ड है, ये पख्तू वर्ड जो आता है ये भी ऋग्वेद में है। ठीक है, और पर्शियंस पारसी जो वर्ड जो है पर्शियंस, ये भी ऋग्वेद में है, रेफरेंस ऑफ पर्शियंस। पार्थ, सो लोग बोलते हैं कि देयर वर अ ग्रुप ऑफ पीपल इन ईरान एंड सराउंडिंग एरियाज, उनका नाम था पार्थियंस। ये अर्जुन के नाम से बेसिस पे नहीं आया नाम, ये पहले भी था। ठीक है, पार्थियंस, ये पार्थियंस का रेफरेंस भी वेद में है। पार्थस, खीवस का रेफरेंस, ये और एक ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर खोरास्पियंस ऑफ ईरान। और ये सब लोग आज कन्वर्ट हो चुके हैं, सब लोग कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट रिलीजन्स। तो सोच के देखिए, वर्ल्ड वाइड वैदिक कल्चर जो है वो छोटा हो के इट्स नाउ पैक्ड इनसाइड अ स्मॉल कंट्री लाइक इंडिया। एक्चुअली इंडिया इज अ स्मॉल कंट्री। पिछले जो पहले जो था भारतवर्ष वो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इट हैज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। सो ये ओके, मैं जो बोल रहा हूँ आई जस्ट वांट टू सी, आप लोग सुन रहे हैं? एवरीथिंग फाइन? समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई ड्राई लेक्चर दे रहा हूँ। आप धाम पे आए हैं कृष्ण लीला सुनने के लिए, हिस्ट्री पे जा रहे हैं, इज इट ओके? फाइन, समझ में आ रहा है? ऐसे तो नहीं लग रहा, बोरिंग तो नहीं लग रहा जी? आनंद आ रहा है ये सुन के। आनंद, दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। ये तो डायरेक्टली स्पिरिचुअल नहीं है, बट हमारे जो फेथ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हिस्ट्री में मिलता है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये है 7 रिकॉर्डेड पॉइंट्स ऑफ एमिग्रेशन आउट ऑफ इंडिया। शास्त्र में देयर आर 7, मैंने रिसर्च किया, 7 लोकेशंस हैं शास्त्र में जिसपे ये बताया गया है कि भारत से पूरी दुनिया लोग गए हैं, whereas बाहर से भारत के अंदर आए हैं उसका एविडेंस बहुत कम है। We have evidence of how people from India went to different parts of the world, और ये है 7 recorded points। एक है परशुराम, आपने सुना होगा परशुराम कैसे सब क्षत्रियों को मारते जाते हैं, तो बहुत सारे लोग भागते हैं। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि one group of Kshatriyas went to Egypt, और इजिप्टियन कल्चर वहां से कनेक्टेड है। ठीक है, इजिप्ट। और दूसरा है कि महाराज सागर, there was a famous king by the name of सागर, महाराज सागर, उन्होंने भी बहुत सारे एनिमीज को भगाया था, तो वो सब भागे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे गॉट सेटल्ड। भरत महाराज भी ऐसे किए थे, बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे लोगों को भगाए थे, दे ऑल वेंट एंड सेटल्ड पार्ट। दशरथ्य बैटल जो मैंने अभी बोला, 10 राजाओं का जो फाइट था, 10 राजा है यहाँ पे, महाराज सुदास, और सुदास ने सबको भगाया था। तो ये लोग भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सेटल हो गए। ठीक है, और 5 एंशिएंट वंशस, अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, 5 वंश थे। पूरे भारत का हिस्ट्री इन 5 वंश से कनेक्टेड है, तो वो दिखाऊंगा आपको। और महाभारत का पैटर्न है जरासंध चेजिंग। जरासंध जो थे वो सबको भगाते रहते थे, तो उस एंगल में भी देखो सेकंड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत का पैटर्न जो हुआ था, इट वाज सच अ बिग इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में दैट पूरा वर्ल्ड डिसइंटीग्रेट हो गया था उसके बाद। ठीक है, तो उसके बारे में दैट इज वन पॉइंट ऑफ एमिग्रेशन आउट ऑफ इंडिया। एंड फाइनली ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती। जब सरस्वती नदी सूख जाती है तो
उसके बाद कुछ लोग दे गो अवे फ्रॉम इंडिया, दे गो सम पीपल कम इनसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये 7 रिकॉर्डेड पॉइंट्स ऑफ इमिग्रेशन आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक भी एविडेंस हमें ये नहीं मिलता है कि बाहर से कोई लोग आए। लिटरेचर, अभी देखिए कोई बाहर से आया है तो उसका लिटरेचर का एक तो एविडेंस होना चाहिए, लिटरेचर में एक भी एविडेंस नहीं है। तो ये जो सनातन धर्म है, बाहर से कोई घोड़ों में भाग के कोई ट्राइबल नोमैडिक पीपल थे, नोमैडिक मींस जो प्रॉपर कल्चर नहीं है उसका, uncivilized type of barbarous people. So ये Aryans जो है, they are not some kind of barbarous people who came from outside. They did not spread their culture like this. ये भारत का ही संस्कृति है, भारत का ही कल्चर है जो यहाँ से पूरी दुनिया पे गया है, it's not the other way around, ठीक है। So ये जो है फेमस राजा by the name of महाराज ययाति, और ययाति महाराज के 5 पुत्र थे। इनके पिता नहुष को आपने सुना होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है नहुष महाराज से, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, फोकसिंग ऑन ययाति। महाराज ययाति के 5 पुत्र, यदु, तुर्वासु, द्रुह्यु, अनु एंड पुरु। तो ये जो 5 पुत्र हैं, ये बताया गया है कि दे गॉट द 5 डिफरेंट एरियाज इन इंडिया। सो यहाँ पे देखिए मैप में, ये जो तुर्वासा है उनको मिला था जैसे उड़ीसा, बंगाल एंड साउथ इंडिया, उस पे उनका शासन था, उनके और उनके जो डिसेंडेंट्स उनके बाद जो आए थे। और यदुवंशी, यदुवंशी कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है यदु? द्वारका, गुजरात, राइट? गुजरात इज द सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ द यादवास। सो यदुस का एरिया था महाराष्ट्र, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और अनु जो थे, अनु इट वाज फोकस्ड अराउंड पंजाब। आज जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, वहां पे अनु का राज्य, अनु और उनके जो वंश वाले थे उनका राज्य। एंड पुरु जो थे वो भरतवंशी थे, उनका जो रूलिंग पॉइंट था वो सप्त सिंधु के किनारे था। और आखिरी था द्रुह्यु जो गंधार में थे। गंधार कहाँ पे होता है? अफगानिस्तान पे कहाँ पे? कांदाहार। सुना फेमस हाईजैकिंग, फ्लाइट हाईजैकिंग, कांदाहार फ्लाइट हाईजैकिंग, ठीक है। जो कंदहार जो वर्ड जो है वो भी हमारे संस्कृत से निकला है, इट इज एक्चुअली गंधारा बिकम्स कंदहार। सो ये द्रुह्यु जो थे वो उनका शासन था गंधार में, ठीक है। और गंधार से ये लोग इतना दूर जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, द्रुह्युज एंड अनुस, द्रुह्युज एंड पुरुष, इनका हमेशा प्रॉब्लम होता था। सो जो द्रुह्युज का जो लेटर पीरियड में जो आए थे, दे वेंट सो फार, ये लोग लैंड हो गए यूरोप में लैंड हो गए, दे बिकेम द ड्रुइड्स, ठीक है। ड्रुइड्स कहाँ पे है? इन ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे इसमें लिखा गया है कि ड्रुइड्स जो थे ये ईस्ट से आए थे, वहां से ईस्ट। वो ईस्ट कहाँ पे पहुंच सकता है? ऑल द वे अप इंडिया के ईस्ट में, व्हेन यू सी ब्रिटेन। सो इट केम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, आते हैं एंड दे स्प्रेड देयर कल्चर। ये ड्रुइड्स जो है दे आर एक्चुअली ब्रांच ऑफ दी सनातन धर्म फॉलोअर्स थे। तो वहां पे जाते हैं यूरोप में, और यूरोप में जाके दे स्प्रेड देयर वैदिक कल्चर। इसका एविडेंस हम देख सकते हैं, जिसको मैंने क्लास में पहले दिखाया था। ये जो है कार्विंग, ये ड्रुइड कल्चर में मिला है, ये इंडिया का नहीं है, एशिया का भी नहीं है, यूरोप में है। ये देखिए, ये कौन है? आप लोग यहाँ पे हैं या यूरोप चले गए? कौन है जी? लक्ष्मी देवी खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, लक्ष्मी देवी खड़े हैं। और उनको क्या हो रहा है उनके ऊपर? सरस्वती देवी का हमारा फोकस नहीं है यहाँ पे, मेरे की इमेज नहीं मिला, इसलिए दोनों इंक्लूडेड है यहाँ पे। आप लक्ष्मी देवी को सिर्फ देखिए, लक्ष्मी देवी का क्या हो रहा है? अभिषेक हो रहा है। कौन कर रहा है? ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कोई भी कल्चर में देखिए, ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जिसका हाथी ऐसे इस पोस्टर में अभिषेक होता है, कोई नहीं, ठीक है। कोई भी देवी नहीं है जिसका ऐसे वर्शिप होता है एक्सेप्ट लक्ष्मी देवी। और ये जो कॉइन है, ये कॉइन मिला है यूरोप में, ठीक है। यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है गंडरस्टुक कार्लॉन। सो गंडरस्टुक कार्लॉन में ये एविडेंस मिला है कि एलिफेंट्स आर डूइंग अभिषेक फॉर लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी को क्यों चूज किया गया कॉइन्स में, ये भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ,
तो वाटर ऑफ वेल्थ को पॉइंट्स में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? ठीक है, तो ये एविडेंस मिला है डेनमार्क में 2000 साल एटलीस्ट और इवन मोर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, इतना पुराना एविडेंस मिला है। सो लक्ष्मी देवी का वर्शिप इतना दूर गया भारत से। और ये देखिए जी, मैंने बोला नरसिम्हा क्योंकि बट डेफिनेटली हैज सम कनेक्शंस विद नरसिम्हा। ठीक है, ये जो गॉड है ये इजिप्शियंस का गॉड है, इजिप्शियंस, और इनका भी जैसे लायन हेड एंड ह्यूमन बॉडी एंड ही हैज weapons that he is fighting and he is very powerful। इनका नाम है माहिस। अगर नरसिम्हा को हम महेश्वरा बोलेंगे, महेश्वरा का शॉर्ट फॉर्म महेश माहिस, कनेक्ट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो नरसिम्हा ही है, बट सिमिलैरिटीज आर टू मेनी टू इग्नोर। बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं, इसको इतना इजीली इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दैट्स वन पॉइंट, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, 2000 साल पुराना, जो मैंने अभी क्लास के बिगिनिंग में बोला था। आर्मीनिया में जो टेम्पल है, टेम्पल ऑफ मिशन, सबसे पुराना मंदिर जो था वहां पे वो भगवान कृष्ण का मंदिर था आर्मीनिया में, और ये मंदिर 2000 साल पुराना था। तो वहां पे जो पहले क्रिश्चियन पास्टर जो आते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। तो वहां पे जो भी रह थे फॉलोअर्स ऑफ जो इसको रिसर्च करते हैं ऑथर, उन्होंने बोला है कि देयर वर अराउंड 5000 हिंदूज स्टेइंग देयर। तो उनका ये एविडेंस को बताते हैं कि देयर वर 5000 एंड ऑल ऑफ देम वर किल्ड इन टेररिस्ट टाइम, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सबको वहां पे दे वर स्लॉटर्ड एंड उस मंदिर को तोड़ के ऑन टॉप ऑफ इट द फर्स्ट चर्च ऑफ आर्मीनिया वहीं पे एस्टैब्लिश हुआ। तो ये हिस्ट्री है दुनिया का, जहां पे भी देखेंगे, कहां पे भी, सब एंशिएंट कल्चर के नीचे सनातन धर्म का ट्रेसेस, एविडेंसेस या डेरिवेंट्स डेफिनेटली होगा, है, बट सब मिटाया गया है। इवन राइट नाउ अभी आप जहां पे बैठे हैं वृंदावन, इस जगह पे भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि जो लोई बाजार का जो एरिया है, जहाँ पे जो सिक्स टेम्पल जो है, 6 गोस्वामी के जो मंदिर हैं, वो पूरा एरिया जो है उसके नीचे 3 या 4000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स, सिविलाइजेशन नीचे है। कौन एक्सकवेशन करेगा, कौन करने देगा, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। वी आर लिविंग ऑन टॉप ऑफ ओल्डर सिविलाइजेशंस। एक्सकवेशन लिटरली नामुमकिन हो जाता है, राइट? सो ये वाला एविडेंस है टर्की से। ओके, सो बिफोर आई कंटिन्यू, टॉपिक्स हैं बहुत सारे। हाउ मच टाइम डू वी हैव टू? नहीं, लोग से लोग पूछते हैं ना कि यू whether they are interested or not. Very interesting. क्योंकि थोड़ा few voices are very interesting, others ठीक है चलेगा। So it's all depends. अगर आप interested हैं तो depends आप जितना you want to extract further you can. तो कंटिन्यू करें या कंप्लीट इन 10 minutes? आपका इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है। आई एम जस्ट हियर टू सर्व। मेरा कोई discontinuation idea. Yeah. So next evidence we are coming in Turkey. Okay, this is from Turkey. Turkey का जो famous site है, जिसका नाम है बोगेस्कॉय। गूगल में आप कभी भी देख लेना, बोगेस्कॉय। और बोगेस्कॉय में बहुत एक इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला है। दिस इज अ सील, और सील बोल सकते हैं, जो टैबलेट बोल सकते हैं। When I say tablet, आप अपना फोन का टैबलेट मत समझ लेना। It's not a tablet in that way. मतलब इतने साइज का approximately टैबलेट साइज का एक सील है, मतलब ये क्या बोलते हैं, कार्विंग है। So इस कार्विंग में there are 2 kings, 2 राजाएं हैं। एक है हिटाइट राजा, दूसरा है मिटानी राजा। मतलब जैसे अभी बोलते हैं ना पांड्य राजा, यदु राजा, जैसे दो राजा थे, उनके राज्य थे। ये 2 राजा, मिटानी राजा और हिटाइट राजा, दोनों आपस में आके एक ट्रीटी कर रहे हैं। ट्रीटी समझते हैं आप? एग्रीमेंट, ठीक है। उस टाइम पे एग्रीमेंट के लिए पेपर में लिखेंगे तो पेपर मिल जाएगा। तो वहां पे पास्ट में बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स थे वो एपिग्राफी था। एपिग्राफी मींस जो वॉल्स पे लिखते हैं,
वॉल्स पे ऐसे कार्विंग होता है, पत्थर पे कार्विंग होता है, पिलर्स पे कार्विंग होता है, तो यू नो इट इज स्टेइंग देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो ऐसे कार्विंग से कार्विंग है, और वो कार्विंग में ये लिखा गया है कि हम ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, दो राजा अपने में बोल रहे हैं, हम दोनों ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेट्स कीप द गॉड्स लाइक इंद्र, मित्र, वरुण एंड नसत्य एज डिवाइन विटनेसेस। दे आर द विटनेस। ठीक है, सोच के देखिए, टर्की कितना दूर है, ऑलमोस्ट यूरोप के, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल आपको पता होगा, जैसे सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, आज क्या नाम है उसका, जो मेन हेडक्वार्टर्स है टर्की का, इस्तांबुल वाज एक्चुअली बिफोर कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटाइन राजा वहां पर रूल करता था, वो उसी ने फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी लाया। सो कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी जो है, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, और उससे उसी कंट्री जो एशिया, टर्की थोड़ा यूरोप में है, थोड़ा एशिया में है, तो जो एशिया का पार्ट है टर्की का, उसमें आता है बोगेस्कॉय। और बोगेस्कॉय में सोचिए, वहां पे ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यूरोप, वहां पे दो राजा ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, ट्रीटी डाल रहे हैं। उस ट्रीटी में किसको इन्वोक कर रहे हैं? इंद्र, मित्र, वरुण। नसत्या इतने फेमस गॉड नहीं है, उनको छोड़िए, ठीक है, बट इंद्र, मित्र, वरुण तीनों तो सुना है। मित्र कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव का एक नाम था मित्र। इज कॉल्ड एज मित्र बिकॉज वो हमारे प्यारे मित्र हैं, अगर वो नहीं आएंगे जीवन नहीं चलेगा। सोच के देखिए, अभी विंटर सीजन में सूरज नहीं आ रहा है, एक हफ्ता, एक दो दिन नहीं आ जाते, हमारा मुश्किल हो जाता है। तो सूर्य इज कॉल्ड एज मित्र बिकॉज ही इज वेरी डियर फ्रेंड। और ये मित्र जो है, यहाँ पे नहीं, पूरे लंदन तक मित्र का पूजा होता था, वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये, हाँ, ये जो कॉइन है, आई मीन ये जो टैबलेट है, ये 1350 BC, मतलब द अपैरेंट ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, 0, जीसस क्राइस्ट का अपैरेंट ईयर ऑफ बर्थ। मैं अपैरेंट बोल रहा हूँ बिकॉज उन लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, देयर इज नो एग्जैक्ट ईयर फॉर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कुछ लोगों का मानना है 0, कुछ लोगों का मानना है 4 BC। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, मैं ये बोल रहा हूँ द अपैरेंट ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हिच इज 0, ठीक है। यहाँ से 2022 साल पहले 0 होता है ना, वहां से 1350 साल, अप्रोक्सीमेटली कितना, 2000 प्लस 1350, 1300, 1400, सो 3400 साल पुराना। ये जो है 3400 साल पुराना। क्या आप समझ पा रहे हैं कितना पुराना है? कितना पुराना एविडेंस है वैदिक कल्चर का। ये था टर्की में, इंद्र, मित्र, वरुण, उनका देखिए, अभी किसी को विटनेस करके बुला रहे हैं तो इंपॉर्टेंट तो होंगे, इंद्र, मित्र, वरुण इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि उनको विटनेस करके बुला रहे हैं, तो उनके मंदिर भी होंगे पास में, वो कहाँ गए? डिस्ट्रॉयड। ये बात है, ठीक है। तो पूरे दुनिया में वी कैन फाइंड एविडेंसेस। इंद्र एंड मित्र स्पेसिफिकली बहुत फेमस थे, और ये जो है इंद्र, हिटाइट कल्चर्स के जो इंद्र, ही बिकेम इनार, इंद्र बिकम्स इनार, ठीक है। और इंद्र का एक फेमस पास्ट टाइम, आई मीन फेमस क्या बोलते हैं, एक स्टोरी है, हीरोइक स्टोरी है, जहां पे इंद्र इज शोन टू बी एज डिफीटिंग ड्रैगन्स, मतलब जो बड़े बड़े स्नेक्स हैं, इंद्र उनको हराते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन हम वी कैन फाइंड इवन इन आवर लिटरेचर्स, इंडियन लिटरेचर्स में भी देखा जाता है कि इंद्र इज डिफीटिंग अ फेमस सर्प। ये जो आइकोनोग्राफी है, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इट कैन बी फाउंड इन सेवरल कल्चर्स इवन अप टिल द हिटाइट कल्चर्स। हिटाइट जो है वो टर्की में, टर्की के पास था, वहां पे इंद्र इज कंट्रोलिंग द स्नेक डीमन, डिफीटिंग द स्नेक डीमन, और इंद्र का नाम है इनार, ठीक है। और ये देखिए पार्जन्य, जो मैंने पहले बोला था, इंद्र का जो असिस्टेंट देवता पार्जन्य, वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं टू सेवरल कल्चर्स, ओके। ये पहले बताया था, ये टर्की में, ये दूसरा जगह, बोगेस्कॉय एक जगह था, ये नेवारीपोरी, ब्राह्मण का स्टैचू मिला है। ब्राह्मण वहां पे क्या करता था, इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया कि ब्राह्मण का स्टैचू आर्कियोलॉजी में मिल रहा है? समझ रहे हैं ना क्या इंपॉर्टेंस इसका, एज एविडेंस इसका इंपॉर्टेंस। इट मींस दैट वैदिक कल्चर वहां पे इंपॉर्टेंट था, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दिया जाता था। अभी आप वहां पे पब्लिकली वर्शिप करना भी आप डर डर के करेंगे, ऐसा हो गया। सो ये जो मित्र वर्शिप है, मित्र, ये बहुत प्रोमिनेंट था पूरे दुनिया में। ये इतना प्रोमिनेंट था कि लिटरली एवरी कल्चर in some form or the other they had the mitra worship.
सूर्य वर्शिप, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा का जो वर्शिप था एंड विष्णु का वर्शिप था वो एक टाइप का गुह्य था। गुह्य मींस इट वाज नॉट कॉमनली अवेलेबल टू लाइक कोई भी ऐसे उसको लेके कर दे नहीं। मेजॉरिटी पीपल को दे लाइक कर्मकांड, दे लाइक इजी एक्सेस टू यू नो, मैं जल्दी करूं, मेरे को जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये जो देवदास के जो वर्शिप थे वो बहुत प्रोमिनेंटली स्प्रेड हुए थे। दैट्स वन रीजन व्हाई वी फाइंड मित्रा वर्शिप इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो मित्रा का जो ये फॉर्म है ग्रीक कल्चर में कॉपी हुआ, इट बिकेम हीलियोस, ठीक है। ऋग्वेद में मित्रा ही कम्स टू बी नोन एज he is coming together as dvandva, means together spoken along with Varuna, Mitra Varuna, okay, Mitra Varuna, yeah, this is यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया का कार्विंग है और वो ग्रीस का कार्विंग है। 4 या 5 घोड़े लेके वो चैरियट में जा रहे हैं सूर्य देव, वहां पे उनके भी जो सूर्य देव है उनका भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया गया है, वो चैरियट में हॉर्सेस को कंट्रोल करके जा रहे हैं। बहुत सिमिलर है, इसके बहुत माइनर डिटेल्स हैं जो कंपेयर करके मैं दिखा सकता हूँ कैसे डिजाइन हुआ है, बट जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम। ये बहुत और एक इंटरेस्टिंग एविडेंस है, ये है क्रिश्चियंस का जो मेन भगवान है यहाँ पे, यहोवा, जेहोवा जो बोलते हैं, यहोवा का जो कार्विंग है वहां पे देखिए यहोवा, ठीक है। और यहोवा का जो मेन वाहन, जो क्या बोलते हैं वाहन को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, व्हीकल, हाँ व्हीकल, उनका जो मेन व्हीकल है वो है एक ईगल। ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षी, बाज, हाँ। तो ईगल इज द मेन व्हीकल फॉर आवर यहोवा। आई एम नॉट सेइंग यहोवा इज विष्णु, बट जस्ट देखिए इंटरेस्टिंग कितने कनेक्शंस हैं, कितने कनेक्टिविटीज हैं। यहोवा का जो वाइफ थी उसका नाम है एथेना। एथेंस सिटी नाम सुना है, एथेंस, हाँ, एथेनस जो शी इज द वाइफ ऑफ यहोवा, ठीक है। मतलब एवरी क्रिश्चियन डज नॉट एक्सेप्ट दैट एथेना इज द वाइफ, बट इन सम पार्ट्स ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड एथेना इज कंसीडर्ड टू बी द वाइफ ऑफ यहोवा। और एथेना जो है शी वाज रिप्रेजेंटेड एज द गॉडेस ऑफ वेल्थ। ये देखिए एथेना वाज रिप्रेजेंटेड एज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, पैसों की देवी, ठीक है। मतलब वेल्थ की जो देवी थी वो एथेना थी। और एथेना का कॉइन्स बनाया जाता था और उस कॉइन्स में एथेना को आउल के साथ दिखाया गया था। आउल मींस उल्लू के साथ दिखाया गया था, और लक्ष्मी देवी उल्लू के बाहर में रहते हैं। कनेक्ट हो गया, लिंक्स दिख रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड? यहोवा विद द ईगल बर्ड एंड एथेना विद द आउल वाहना, लक्ष्मी देवी विद द आउल वाहना, विष्णु विद गरुड़ वाहना। बहुत सारे सिमिलरिटीज, टू मेनी टू इग्नोर, टू मेनी सिमिलरिटीज टू इग्नोर, ठीक है। आपको लक्ष्मी देवी के भी हमारे कॉइन्स बनते हैं, राइट, कॉइन्स लक्ष्मी, राइट, लक्ष्मी कॉइन्स आज भी घर में आप देखेंगे तो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स लक्ष्मी का कार्विंग होता है, इट्स वेरी ऑस्पिशियस माना जाता है। तो सिमिलरली एथेना के कॉइन्स बनाए जाते थे बिकॉज़ शी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड शी इज ऑन आउल। अगेन आई एम नॉट सेइंग एथेना इज लक्ष्मी, बट देयर आर कनेक्शंस, टू मेनी कनेक्शंस टू इग्नोर, राइट। और ये मिथ्राइज्म जो था इट स्प्रेड टू सो मेनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे कल्चर्स में ये मित्रा कल्चर, मित्रा वर्शिप स्प्रेड हुआ है। मेनली जो रोमन्स जो थे, रोमन्स ने, ये जो रोमन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ये मित्रा वर्शिप को उन्होंने बहुत सारी जगह पे फैलाया। इतना इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास ये नहीं करेंगे कि लंदन जो है वो मित्रा वर्शिप का एक मेजर साइट था। लंदन यूनाइटेड किंगडम का जो हेडक्वार्टर्स है लंदन, वो मित्रा वर्शिप का हेडक्वार्टर्स था। ये एक साइट है, आप गूगल में देख सकते हैं, इसका नाम है लंदन मित्रेयम, ठीक है। मित्रा वर्ड कहाँ पे है, ठीक है। इनके लैंग्वेजेस में, यूरोपियन लैंग्वेज में मित्रा वर्ड का कोई स्टैंडर्ड, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। मेरा संस्कृत में मित्रा वर्ड जो है इट इज क्लियरली एन अनदर नेम ऑफ सूर्य। सो ये जो जगह है, वर्ल्ड वॉर 2 में इसका बॉम्बिंग हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में जो एलाइड फोर्सेस जो थे, जर्मन्स, जापानीज, ये जो एलाइड फोर्सेस जो थे, इन सब ने मिलके बॉम्बिंग किया था लंदन के बहुत सारी जगह पे। और यहाँ पे एक जगह है, एक पुराना एक जगह था जिसको बॉम्ब किया गया, वहां पे बिल्डिंग्स पूरे डिसमेंटल हो गए। डिसमेंटल होने के बाद वहां पे एक्सकवेशंस किया गया, मतलब वार खत्म हो गया, दूसरा वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है। आपको पता होगा ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था,
हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया और पूरा वार खत्म हो गया। जापान बोले कि सरेंडर टू कुछ नहीं करना है, बस हो गया काम, न्यूक्लियर वार हो गया, सरेंडर करना तो खत्म हो गया। तो वार होने के बाद वार सब खत्म हो गया। तो लंदन में जो भी रबल्स थे, मतलब जो टूटे फूटे चीजें पड़े हैं, तो वहां पे एक्सकवेशन किया गया। क्यों एक्सकवेशन किया गया? बिकॉज उनको वो एक्सकवेशन करने के नाते नहीं किए थे, दे जस्ट वांटेड टू क्लीन अप द होल प्लेस, और वहां पे अच्छा एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन डाल के न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए वहां पे साफ किया गया था। और साफ करते समय उनको खटका कुछ चीज, नीचे खोल के देखने से बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं अंदर, पुराने मंदिर हैं, खोल के देखा तो उनको मिला मित्र मंदिर, सूर्य देव का मंदिर, 2000 साल कम से भी ज्यादा हो सकता है, कम से कम 2000 साल पुराना मित्र का मंदिर था लंदन, हार्ट ऑफ द सिटी, लंदन के हार्ट ऑफ द सिटी में। सोच के देखिए आज क्या है, आज स्मेल करके भी नहीं मिल सकता आपको वैदिक कल्चर वहां पे। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे लोग सेटल हो रहे हैं, पर वहां के जो लोकल्स थे दे वर फॉलोइंग सनातन धर्म इन ए डिराइव्ड फॉर्म। जो रोमन्स जो थे दे डिड नॉट फॉलो इट एज इट इज, but they had the relevance of Sanatana Dharma in the form of Mitra worship. So लंदन जो था वो मित्र वर्शिप का हेडक्वार्टर्स था, आज गया, ठीक है। तो ये जो वैदिक कल्चर है पूरे दुनिया में इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द अदर स्प्रेड हुआ था। और ये जो है अश्वमेध, अश्वमेध का जो कॉन्सेप्ट है व्हिच मींस द किलिंग ऑफ क्या बोलते हैं हॉर्स को, जो यज्ञ में, ऑफ कोर्स कलयुग में ये बैन है, बट इट वाज डन इन द प्रीवियस युगास, अश्वमेध यज्ञ। सो अश्वमेध यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत सारे सिविलाइजेशंस में कॉपी हुआ था। यूरोपियन सिविलाइजेशंस में भी आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं, बुक का नाम भी मैंने शायद यहाँ पे दिया, नहीं बुक का नाम, इट इज फ्रॉम एन ऑथर बाय द नेम ऑफ निकोलास कांजानस। तो वो ये बताते हैं कि एविडेंस दिखाते हैं कि कैसे यूरोप के डिफरेंट सिविलाइजेशंस लाइक ग्रीक्स, रोमन्स, सेल्टिक, नॉर्डिक, ये सब लोगों ने भी ये सब लोगों ने भी अश्वमेध कल्चर फॉलो किया था, ठीक है। तो इसका एविडेंस हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अश्वमेध कल्चर जो है ये भी कॉपी हुआ था। जैसे अश्वमेध कल्चर में क्या होता है कि बिफोर द हॉर्स इज ऑफर्ड इन द यज्ञ, उसके कान में बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं। ये सिस्टम भी था यूरोप में, ये भी था, ठीक है। और देखता हूँ कितने स्लाइड्स बाकी है, क्योंकि मेरा हमेशा एक रेडीमेड स्लाइड होता है और लोग जितना सुनना चाहते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं। अभी तो यहाँ पे स्लाइड नंबर 98 में खत्म हो रहा है। तो अभी हम हैं यवनों के बारे में आ रहे हैं, स्लाइड नंबर 70। क्या करें और 25 स्लाइड अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा? श्योर? बोर तो नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि यूनानिमस रिएक्शन नहीं है। जैसे कुछ लोग ठीक है, सम लोग आर सम ऑफ द वेरी सम हियर आर वेरी जनरली वहां पे जो रीजन है तो साइलेंट कंटिन्यू करें। और 20-25 स्लाइड है अप्रोक्सीमेटली हो गया, सो विल नॉट बोर यू मोर, ठीक है। यमन, सो इंडिया से जो बाहर गए थे ट्राइब्स एंड किंगडम्स, उसमें एक इम्पोर्टेंट है यमन। यमना कुछ जगहों पर उनको यावन भी बोला जाता है। तो ये जो यमन का मीनिंग है, वन हु इज यमन, और यावन, यावन का मीनिंग है कि वन हु रिमूव्स हिमसेल्फ, मतलब अपने को दूर रखता है जानबूझ के। हम जो भी करेंगे वो उल्टा करेंगे। Whatever we do in Vedic culture, they will be doing things in the reverse way. So this is the concept of a Yavan. So ये जो यावन लोग थे, they were mostly staying from Bactria to Ionia. Bactria एक लोकेशन है ईस्टर्न अफगानिस्तान में, Bactria. Ionia जो लोकेशन है वो टर्की में। टर्की में एक लोकेशन है जिसका नाम है इयोनिया। देखिए इयोनिया वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इयोनिया वर्ड जो है ना, ये कहाँ से आता है? यावन से आता है। यावन becomes Yona. Yavana becomes Yona because they cannot pronounce Yavana. Yavana बन जाता है Yona, Yona बन जाता है Iona। और आज टर्की में एक सिटी है जिसका नाम है इयोना, और वो सिटी का आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत पुराना है। कनेक्ट हो गए?
हिस्ट्री कनेक्ट होगा। सो ये बात है कि यमन जो लोग थे दे वर स्प्रेड फ्रॉम अफगानिस्तान टिल ग्रीस। अभी जब यमन बोलते हैं लोग सोचते हैं यमन तो ग्रीक्स है ना, नो, ऑफ कोर्स यमन्स आर ग्रीक्स बट ऑल ग्रीक्स आर यमन्स बट ऑल यमन्स आर नॉट ग्रीक्स, बिकॉज यमन्स बहुत सारे लोग थे, ग्रीक्स थे और अदर ब्रांचेस ऑफ पीपल भी थे, उनको भी यमन बोला जाता था। सो इट्स नॉट ओनली ग्रीक्स, देयर वर अदर ब्रांच ऑफ पीपल आल्सो, दे वर आल्सो नोन एज यमन या। सो यमन जो थे इट इज मेंशन्ड इन महाभारत दैट दे टुक पार्ट ऑन द साइड ऑफ द कौरव्स। यावना दुर्योधन के साइड में थे एंड दे फॉट अगेंस्ट द पांडवस, ठीक है। और लोकेशन अगर देखा जाए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है उनका लोकेशन। क्या होता है कि आपको पता होगा स्टोरी की पहले क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज को आधा राज्य दिया गया था, यू नो दिस, पहले आधा राज्य दिया गया था। इंद्रप्रस्थ में वो अपना शासन चलाते हैं और शासन चलाने के पहले ये करते हैं राजसूय यज्ञ करते हैं। आपको पता है राजसूय यज्ञ हुआ था, राजसूय यज्ञ हुआ था जहाँ पे सब राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है, आ जाओ हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। तो ये राजसूय यज्ञ में 4 भाई 4 डायरेक्शंस में जाते हैं। मे भी आपने सुना होगा, मे भी नहीं सुना होगा। 4 भाई 4 डायरेक्शन में जाते हैं और भीम जो होते हैं वो ईस्ट में जाते हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन जाते हैं। ही गोज अप टिल अरुणाचल प्रदेश, उनका ज्योग्राफी भी है, इंटरेस्टिंग है। अर्जुन जो होता है उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ही गोज ऑल द वे अप टिल ताजिकिस्तान, कश्मीर से भी ऊपर जाते हैं, ठीक है। इस तरफ जो है हमारे नकुल जो होते हैं वो इस तरफ जाते हैं, वेस्ट पे जाते हैं। He goes all the way up till अफगानिस्तान और वापस इंद्रप्रस्थ आ जाता है। और हमारे सहदेव जो है he goes all the way up till south, चेरा चोला पांड्या। कहाँ पे है चेरा चोला पांड्या? तमिलनाडु केरला, ठीक है। चेरा चोला पांड्या क्रॉस करने के बाद सहदेव comes to a place called as सिमहला। कहाँ पे सिमहला? लंका, आज का जो लंका आइलैंड है उसको बताया गया कि he went to the सिमहला, और सिमहला में एक राजा थे, उनको मिले और वापस भी आए। सो ये जो ज्योग्राफी है 4 डायरेक्शन में 4 पांडव जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज वहीं पे बैठे रहते हैं इंद्रप्रस्थ में, बिकॉज वो राजा है तो वहां पे बैठ के शासन कर रहे हैं। 4 भाइयों को भेजते हैं, तुम जाओ सबको हमारे इसमें निमंत्रण करो, अगर वो माने तो अच्छी बात है, उनसे गिफ्ट्स ले लो, चैरिटी ले लो, नहीं माने तो डिफीट देम, कॉन्कर देम। तो इट वाज अ दिग्विजय ट्रिप, उसको बोला जाता है दिग्विजय। चारों दिशाओं को कॉन्कर करना है। 4 भाई हैं, 4 डायरेक्शन। तो नकुल गए थे वेस्ट, नकुल वेंट टू वेस्ट, और जब वेस्ट गए थे he goes all the way up nearby to गंधारा, एंड उस टाइम पे गंधारा के पास एक राजा था जिसका नाम था यमन। तो ये यमन लोग जो थे ग्रीस में लिमिटेड नहीं थे, दे वर ऑल द वे अप टिल अफगानिस्तान, यमन, ठीक है। सो या, और पुराणों में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया जाता है यमन के बारे में। आपने सुना होगा एक स्टोरी काल यमन, ही ऑल्सो यमन, वो भी बाहर से वेस्ट से आते हैं। तो कृष्णा इज वी ऑल नो द स्टोरी, काल यमन को कैसे इंटरेस्टिंगली भगवान मारते हैं मुचुकुंदा को यूज करके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये काल यमन भी एक यमन है, ठीक है। तो शास्त्र को हम हिस्टोरिकली एंड एंशिएंट ज्योग्राफी में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, लोग कहाँ से आए होंगे। यमन तो वेस्ट से आए थे, तो काल यमन भी वेस्ट से आए थे, ठीक है। तो काल यमन एंड ये यमन जो है दे आर एक्चुअली, इनका जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में यमन बन जाता है यमन, योना एंड योन लोगों का जो मेडिसिन सिस्टम है उसको बोलते हैं यूनानी सुना है आपने? आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन सिस्टम। सो यूनानी जो वर्ड जो है योना, इट कम्स फ्रॉम यवन। यवनों का मेडिसिन सिस्टम वाज नोन एज यूनानी मेडिसिन सिस्टम, ठीक है। और यवनस के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंड आल्सो वराहमिहिरम के बारे में बताते हैं। तमिल संगम लिटरेचर्स वो भी बोलते हैं कि यवन लोग वेस्ट से आते हैं। और रेफरेंसेस हम देख सकते हैं कि यवन्स आर स्पोकन अलोंग विद कंबोजा, शक और पहलवी। पहलवी कौन होते हैं? ईरान के पहलवी लोग भी महाभारत में है। महाभारत में 76 किंगडम थे अप्रोक्सीमेटली, उसमें एक किंगडम था पहलवा।
सो ईरान के लोग भी महाभारत वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, ईरान के, चाइना के लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। पता है महाभारत में एक वर्ड है जिसका नाम है चीना, चीना किंगडम, चीना जनपद, चीन जनपद, they were fighting on the side of Kauravas, चीना, ठीक है। और चाइना वाज अंडर भागदत्ता, जो असम के जो राजा थे प्रज्योतिष के जो राजा थे भागदत्त के नीचे चाइना था, मतलब असम कंट्रोल कर रहा था चाइना को महाभारत वॉर में। अभी क्या हो रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश को खा रहा है, कैसे ट्रेंड चेंज हो रही है। सो असम के राजा कंट्रोल कर रहे थे चीना को, चीना वाज सर्विंग अंडर भागदत्ता एंड भागदत्ता वाज लीडिंग वन अक्षौहिणी, महाभारत वॉर में एक अक्षौहिणी था भागदत्त के नीचे, जो असम से प्रज्योतिष से, ठीक है। तो भागदत्ता यहाँ से है, ठीक है, और he is basically leading the Chinas and there was Shaka is basically in Iran के जो Shaka again बहुत interesting history है, biblical history पूरा, you know, in many ways is connected to Shaka लोग से connected है। पहले भी ईरान का जो बोला कंबोजा, ये कंबोजा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में एक किंगडम था, और ये कंबोजा इंडिया के अंदर आए हैं, then many of them stayed in India and most of them migrated to, पता है कंबोज कहाँ पे गए? Any idea? Angkor Wat, कंबोडिया। सो कंबोडिया का जो पुराना नाम है कंबोजा। सो महाभारत का जो कंबोज जनपद है वो यहाँ से इंडिया के अंदर जाकर इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया चला जाता है, कंबोडियन हिस्ट्री कनेक्टेड है महाभारत से, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट किंगडम्स आर ऑल कनेक्टेड टू भारतवर्ष। आज डिसइंटीग्रेट होकर अलग अलग देश हो चुके हैं, बट दे वर कनेक्टेड। सो मनु ये बोलते हैं कि गौतम धर्मशास्त्र में गौतम बोलते हैं गौतम धर्मशास्त्र में कि सब फॉरेनर्स में बेस्ट फॉरेनर्स हैं यवन, ओके। एंड कात्यायन स्पीकिंग अबाउट यवनानी स्क्रिप्ट, यवन का अलग स्क्रिप्ट था उन लोगों का, जो राइटिंग स्क्रिप्ट, समझ, स्क्रिप्ट मींस हाउ यू राइट, तो स्क्रिप्ट अलग था। मनु ये बोलते हैं कि यवनर्स आर अलॉन्ग विद, ये बोलते हैं आपको, जो पतंजलि मनुस्मृति, दे आर आल्सो रेफरिंग टू यवनर्स एंड शक्रास, बुद्धिस्ट। एक टाइम पे यवनास वर कन्वर्टेड लार्ज स्केल इनटू बुद्धिज्म। जो यवनास थे, जो ग्रीक्स थे, they were also influenced to a large extent by Buddhism. There is this famous Yavana king by the name of Milinda. So Milinda is actually Menendra नाम का जो राजा है वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में उसको मिलिंदा बोलते हैं। यवन राजा था जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। महावस्तु ऑल्सो एक और एक बुद्धिस्ट बुक, ये भी यवनों के बारे में बोलता है। So now coming to the final part of today's session, अभी आप सोचिए कृष्ण का जो एविडेंस है और महाभारत का जो एविडेंस है इतना पुराना हमें मिल रहा है, तो किस एंगल में हम ये बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी से कृष्ण भक्ति निकला है? कैसे बोल सकते हैं? पर ये प्रचार चल रहा था कृष्णा एंड क्रिस्टा सिमिलर है बहुत, तो ये क्राइस्ट से ही कृष्णा आया होगा, दिस इज व्हाट दे वर प्रमोटिंग। क्राइस्ट एंड कृष्णा बहुत सिमिलर है, दे मींस ब्रिटिश स्कॉलर्स एंड उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो दे आर ऑल फॉलोइंग दैट कि वैष्णविज्म इंडिया में नहीं था, ये तो क्रिश्चियनिटी से कॉपी हुआ है, ये जो कृष्ण भक्ति है इमेजिनरी है, ये एक्चुअली उनको एक लोकलाइज्ड वर्जन बनाना था, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के मॉडल को वो रखा और उसके बेसिस पे उन्होंने एक न्यू रिलीजन बना दिया, वैष्णविज्म और कृष्णाइज्म। कृष्णा सेंटर्ड भक्ति, मतलब वैष्णविज्म तो विष्णु, रामचंद्र भगवान, कृष्णा, नरसिंह भगवान, ये सब वैष्णविज्म बोला जाता है, बिकॉज़ ऑल फॉर्म्स ऑफ विष्णु तत्व। बट कृष्णाइज्म जो होता है स्कॉलरली सर्कल्स में ये बोला जाता है, जो कृष्ण सेंटर्ड वर्शिप है उसको बोलते हैं कृष्णाइज्म। ये प्रमोट किया गया था एक सर्टेन स्टेज में, जो कृष्ण भक्ति जो है वो क्रिश्चियनिटी से कॉपी हुआ है, क्रिश्चियनिटी से डिराइव हुआ है, इसका अलग अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्यों? बिकॉज क्राइस्ट एंड कृष्णा दोनों सिमिलर है, क्राइस्ट भी रिलीजियस प्रचार कर रहे थे, कृष्ण भी रिलीजियस प्रचार कर रहे थे, दोनों ग्वाला थे। कृष्णा वाज cowherd personality in cowherd community and Jesus भी was called a shepherd, ठीक है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है, देखो कृष्णा इज कमिंग फ्रॉम क्राइस्ट, बट इतने लोग इतने मूर्ख हैं कि देखिए महाभारत में एविडेंसेस है ऑफ यदु वंश, वेदों में एविडेंस है यदु वंश का, कुरु वंश का,
और वेद तो आराम से 4000 साल से कम बोल ही नहीं सकते उसको, मिनिमम 5000 साल से पुराने हैं। इवन द मोस्ट एंटी हिंदू स्कॉलर वो भी बोलता है कि वेद तो कम से कम 3500 साल पुराने हैं। अभी 3500 साल पुराने एक बुक में कृष्ण का एविडेंस है, उनके वंश का नाम है, तो ये कैसे क्राइस्ट से कैसे निकला भाई? क्राइस्ट तो 2000 साल पुराने हैं। तो ऐसे कॉन्स्पिरेसी चलते रहते हैं और हम एक्चुअली फिलोसॉफिकली काउंटर कर देते हैं when this kind of thing comes कि कृष्णा is shown in शास्त्र से, तो हिस्टोरिकली बहुत बार हम काउंटर नहीं दे पाते। तो उसके लिए we need to give proper information कि कैसे ये सब गलत है, ठीक है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन द एथनिक हिस्ट्री। एक पर्टिकुलर वंश है, उसका कितना पुराना है, उसके कितने पुराने रेफरेंसेस हैं, ये दिखा के हम उनको काउंटर कर सकते हैं। ये देखिए अभी बहुत सारे आप में से कितने लोग न्यू हैं इस कृष्ण भक्ति के लिए, या 1 2 बहुत सारे, ओके, अराउंड आधे में भी हाफ ऑफ यू, ठीक है। आप लोगों ने देखा फॉरेनर्स यहाँ पे थोड़े तिलक लगा के, सो लोग सोचते हैं हाँ सो अमेजिंग, फॉरेनर्स तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के हमारे अलग संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। सो वी कैन थिंक लाइक दैट, अच्छी बात है, ओके नाउ फॉरेनर्स आर ऑल फॉलोइंग, बट ये फॉरेनर्स हमारे कल्चर को फॉलो करना कोई नया चीज नहीं है। 2300 साल पुराना एक एविडेंस है। एक यमन का एक व्यक्ति, यमन व्यक्ति भारत में आता है और वो भगवान कृष्ण के लिए एक मंदिर बनाता है। कितना? 2300 साल पुराना एक यमन तो बाहर से है ना, यमन का एक व्यक्ति जिसका नाम है हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस इंडिया के अंदर आता है और he constructs a temple for Lord Krishna or Lord Vishnu, वासुदेव। बेसिकली वासुदेव तो जनरली रेफर्स टू कृष्णा ओनली। वासुदेव के लिए एक मंदिर बनाता है, ठीक है, और उस मंदिर में मंदिर बनवा के उसके सामने वो एक पिलर जैसे तमिल में बोलते हैं कोड़ीमरम मींस जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है डेली का, देखा है आपने? मंदिर के बिल्कुल सामने एक बड़ा पिलर होता है जहाँ पे गरुड़ का जो फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग ऑफ गरुड़। तो लॉर्ड का जो साइन है, लॉर्ड्स डोमिनेंस इज रिप्रेजेंटेड देयर, लॉर्ड का सिंबॉलिफिकेशन वहाँ पे विजिबल है। तो ये जो पिलर कल्चर है उस टाइम पे भी था, भगवान के मंदिर के बिल्कुल सामने पिलर, और उस पिलर में उन्होंने कार्विंग लिखा है, एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन एविडेंस दिया है। और इस इंस्क्रिप्शन में ये बोलते हैं, ये जो गरुड़ पिलर है, पिलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्तंभ। हाँ, ये जो गरुड़ स्तंभ जो है मैंने वासुदेव के लिए बनवाया है। वासुदेव जो देवों के देव है, देवाली देव है, ठीक है, उनके लिए मैंने बनाया है। किसने बनाया? मैं हूं भागवत हेलियोडोरस। नाम देखिए क्या है? भागवत हेलियोडोरस। जैसे भागवत डैनियल, भागवत क्या है, टॉम, भागवत समथिंग। फॉरेनर बोल रहा है मैं भागवत हेलियोडोरस, आई एम द भागवत हेलियोडोरस, आई एम डिवोटी ऑफ विष्णु, भागवत हूं मैं, हेलियोडोरस। मैं बना रहा हूं ये मंदिर यहाँ पे, ओके, इस मंदिर के सामने ये पिलर एरेक्ट कर रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं सन ऑफ डियोन नाम का एक व्यक्ति है, एग्जैक्टली वो कौन है, डियोन नाम का एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति तक्षशिला से है। तक्षशिला कहाँ पे? पाकिस्तान में है। उसका पुराना नाम पता है क्या है? तक्षशिला। यस, तक्षशिला बन जाता है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला से डियोन है, ठीक है, और तक्षशिला से मैं उनका बेटा आया हूँ, और मैं आया हूँ मिलने, और मुझे भेजा गया है भाई योन राजा आंतियाल की दास। यमन राजा का नाम देखिए, आंतियाल की दास, ठीक है, आंतियाल की दास, योन राजा, यमन राजा। और यमन राजा मेरे को भेजे हैं टू मीट काशीपुत्र भागभद्र। काशी के जो राजा हैं, ठीक है, काशी राजा, काशीपुत्र भागभद्र, इस भागभद्र को मैं मिलने आया हूँ। और जब आप आते हैं, when you come from अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आप इंडिया के अंदर से जाके then only you can go to काशी। अब सीधा यहाँ से काशी जाने के लिए you cannot just go just like that, आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो नहीं है, आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट्स क्रॉस करके आप उत्तर प्रदेश के जा पाएंगे, करेक्ट। सो मध्य प्रदेश में बेसनगर नाम का शहर है, उसमें उन्होंने अपना थोड़ा टाइम अपना अड्डा डाला वहां पे, और वहां पे भगवान का मंदिर बनवाया।
और मंदिर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मंदिर का एविडेंस ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट अवेलेबल, पर मंदिर का जो पिलर है वो अवेलेबल था। क्यों? लोग उसको रख के पूजा करते थे, लाइक जो लेडीज वहां पे हल्दी लगा के उसमें बिंदी लगा के ऐसे वो रिचुअल्स करते थे। दे थॉट सम पुराना पिलर है तो इस पे कोई हम रिचुअल्स करते हैं, तो रिचुअल्स करने के कारण जो इन्वेडर्स आए वो सोचा ये कुछ यूजलेस पिलर है, इसको नहीं तोड़ते हैं, मंदिर को तोड़वा दिया पर पिलर बच गया। और पिलर के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्विंग है कि मैं भागवत हीरोडोरस हूँ और मैं ये मंदिर बनवा रहा हूँ विष्णु को, कब 2200 या 2300 साल पुराना। तो ये जो फॉरेनर्स कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं ये कोई नया चीज नहीं है, ये उस टाइम पे भी था, ठीक है, 2000 साल पुराने, 3000 साल पुराना, 4000 साल पुराने, पहले उस टाइम पे भी ये जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, उस टाइम पे वैसे लोग फॉरेनर नहीं बोल सकते, वो भी सनातन धर्म के अंदर ही आते थे, दे वर आल्सो फॉलोइंग कृष्ण भक्ति, ठीक है, भागवत हीरोडोरस। तो और एक इंटरेस्टिंग एविडेंस है, प्रॉपर्टी लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद महाभारत के एक दो एविडेंस दिखा के वी विल कंप्लीट। योना, यमन जो लोग हैं वो भारत के अंदर आते थे, जो ग्रीक ट्रैवलर्स भारत के अंदर आते थे, और वो जब भारत के अंदर आते थे दे गिव लॉट ऑफ एविडेंसेस, बोलते थे कि भारत में ये संस्कृति था, ये राजा था और ये कल्चर फॉलो किया जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेगास्थेनेस नाम का एक ट्रैवलर था, वो भारत के अंदर आ रहा है एंड ही इज राइटिंग अ बुक कॉल्ड एज इंडिका, ठीक है। मेगास्थेनेस एक 2300 साल पुराना एक ट्रैवलर है, 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है। तो वो भारत के अंदर जब आता है वो एक बुक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। आप सब लोगों ने कभी सोचा है इस देश का नाम इंडिया कैसे हुआ? इंडिया यहीं से हुआ। ग्रीक्स का जो ये ऑथर है इसका नाम है मेगास्थेनेस, वो भारत का नाम रखता है इंडिका। तो उसके बाद जो आते हैं उसके बाद दे यूज द वर्ड इंडिया, ये भारत का नाम इंडिया वहीं से आता है। तो ये भी विदेशियों का नाम है, हमारा नाम इंडिया नहीं है, इट इज भारत। हिंदुस्तान भी सही वर्ड नहीं है, इट इज भारत, ठीक है। सो भारत, इवन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत, पहले ओपनिंग में आता है। तो ये कंट्री का नाम भारत है। एनीवे, सो ये भारत, इंडिया वर्ड कहां से आया? इंडिका से आया। इंडिका वर्ड कहां से आया? जो ग्रीक्स इंडिया के अंदर आते थे, दे यूज्ड टू पास थ्रू द ईरान, और ईरान में कौन था? पारसी लोग थे, और पारसी लोग स्टार्टेड द वर्ड हिंदवा, हिंदू, ठीक है। वहां से उन्होंने एच को रिमूव कर दिया, ऑलरेडी एस रिमूव्ड है, एस बिकेम एच, से तो बिकेम हिंदू, और हिंदू को इन्होंने कर दिया हिंदू, हिंदी, इंडिका, इंडिया। समझ में? दिस इज हाउ द वर्ड केम इनटू बीइंग, इंडिका, इंडिया। नाउ सो ये जो मेगास्थेनेस है जो भारत के अंदर आते हैं, मेगास्थेनेस भारत के अंदर जब आते हैं तो वो ये देखते हैं कि भारत में कृष्ण भक्ति प्रोमिनेंट है, भारत में कृष्ण भक्ति प्रोमिनेंट है। मेगास्थेनेस एक राजा के कोर्ट में रहते हैं, वो राजा का नाम है सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस क्या होता है नाम? इट इज एक्चुअली चंद्रगुप्ता, नॉट मौर्य, चंद्रगुप्ता ऑफ द गुप्ता वंश, दूसरे चंद्रगुप्ता है, चंद्रगुप्ता द गुप्ता। तो चंद्रगुप्ता द गुप्ता उसके जो राज्य में जब आते हैं तो उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है चंद्रगुप्ता, इतना अच्छा नाम है, सैंड्रोकोटस के राज्य में रहते हैं, और वो बोलते हैं कि एक इंटरेस्टिंग डेटा आता है उनके बुक में कि दे आर वर्शिपिंग, ठीक है, सैंड्रोकोटस के इसमें स्टे कर रहे हैं मेगास्थेनेस, और ये बोलते हैं कि भारत में there is a place by the name of मेथोरा, okay? There is a place by the name of मेथोरा, जहां पे एक नदी, जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जिनका नाम है सौरसेनॉय, ठीक है। सौरसेनॉय लोग पूजा करते हैं एक पर्सनालिटी का जिनका नाम है हेराक्लेस, ठीक है, हेराक्लेस। अभी सौरसेनॉय क्या होता है, हेराक्लेस क्या होता है, मेथोरा क्या होता है, और मेथोरा में एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम है जोबारेस, ठीक है। तो मेथोरा, कैन यू गेस? मथुरा, ठीक है। मथुरा नाम के शहर में एक नदी बह रही है, एक ही नदी है, और कौन सा है? यमुना।
Yamuna, Jamuna, so he cannot pronounce Jamuna. Jamanes, Jabares, Jobares, ठीक है, जैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जोबारेस, जो और लोग पूजा करते हैं, एक जो लोग पूजा करते हैं उन लोगों का नाम है सौरसेनोई पीपल। ये सौरसेनोई क्या होता है? सूरसेन वंश के लोग। सूरसेन कौन होते हैं? कृष्ण के दादा, ठीक है, कृष्ण के ग्रैंडफादर, और उनके जो वंश आए थे उसका नाम था सूरसेन वंश। अभी कृष्ण उस वंश में आए हैं तो वो वंश तो जरूर कृष्ण की पूजा तो करेंगे ही करेंगे, करेक्ट। तो सूरसेना लोग, सौरसेनाई लोग पूजा कर रहे हैं ऑफ अ पर्सनालिटी बाय नेम ऑफ हेराक्लिस। हेराक्लिस पे मैं आता हूँ। हेराक्लिस कहाँ पे? मेथोरा, मथुरा, वहां पे नदी आ रही है जिसका नाम है जोबारिस, और पर्सन का नाम है हेराक्लिस। हेराक्लिस कौन होता है? तो जो हेराक्लिस है बहुत इंटरेस्टिंग है। हेराक्लिस इज एक्चुअली, और भी बताते हैं, हेराक्लिस इज एक्चुअली 138 इन लाइन फ्रॉम डायोनिसिस। डायोनिसिस एक इमेजिनरी है, मतलब डायोनिसिस कौन है किसी को पता नहीं। बोलते हैं कि डायोनिसिस नाम का एक पुराना एक आदमी था, वो अभी जो है हेराक्लिस की पूजा हो रही है। ये हेराक्लिस यहाँ से 101 तक के जनरेशन पहले आए थे, ठीक है, मतलब 2300 साल पहले बोल रहे हैं कि वहां से 101 तक के जनरेशन पहले हेराक्लिस आए थे, ठीक है। तो हेराक्लिस कौन थे? तो इसके लिए अगर आप देखेंगे हेराक्लिस एंड कृष्ण का सिमिलरिटीज, इसके लिए एक ऑथर बहुत इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस बताते हैं कि हेराक्लिस एंड हरिकुलिश, हरि who is the Kula Isha of Saurasenoi people, who is worshipped in Mathura along the banks of Jamuna। तो इस एंगल में ये देख सकते हैं कि जो हरि, जो कुला ईशा है, अभी हेराक्लिस हरि, कुला ईशा, सौरसेनोई, मथुरा, अलग अलग करके देखिए, यू कैन फाइंड द लिंक्स, ठीक है। बट ये लोग क्या करते हैं? हरिकुलिश, हरिकुलिश को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, हेराक्लिस, हरि who is the Kula Isha of Saurasenoi people, हरिकुलिश को हेराक्लिस कर दिया, ठीक है। सौरसेना, सौरसेन के लोग, सूरसेन के लोग, इनको कर दिया सौरसेनोई। तो ये पॉइंट है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हेराक्लिस इज कृष्णा, बट मैं ये बोल रहा हूं कि हेराक्लिस के बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं कृष्ण से, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर। इनफैक्ट हेराक्लिस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बन जाता है हरकुलिस। आपने हरकुलिस देखा है? हरकुलिस, हरकुलिस टायर्स, जो हरकुलिस बड़ा ऐसे उठा के भार उठा के खड़ा रहता है, हरकुलिस, वो भी कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्गमैन नैरेटिव, जो हम स्कॉलरली सर्विस में बोलते हैं स्ट्रॉन्गमैन नैरेटिव, व्हिच मींस दैट एक पावरफुल, वो जो हीरो था वो बहुत पावरफुल था, ही कैन डू अमेजिंग थिंग्स। कृष्ण भी बहुत अमेजिंग थिंग्स, जैसे गोवर्धन उठाना, अमेजिंग। आप लोग गए थे कल पे गोवर्धन परिक्रमा, तो गोवर्धन को बोल नहीं पाएंगे, 21 किलोमीटर परिक्रमा की, इतना बड़ा माउंटेन है, राइट। स्ट्रॉन्गमैन नैरेटिव हिस्टोरिकली इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्गमैन नैरेटिव, व्हिच मींस दैट द हीरो इज रियली पावरफुल। तो हेराक्लिस का भी ये कॉन्सेप्ट था, ही वाज वेरी पावरफुल, बहुत सारे अमेजिंग चीजें उठा सकता था, पावरफुल था। सो हेराक्लिस एंड कृष्ण का जो सिमिलरिटीज है बहुत सारे हैं, इतने सारे सिमिलरिटीज हैं। एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हेराक्लिस कृष्ण है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हेराक्लिस एंड कृष्ण के बहुत सारे सिमिलरिटीज थे। इसीलिए जब मेगास्थनीज इंडिया आता है उसको ये नहीं लगता है कि ये अलग है, मतलब उसको ये नहीं लगता है कि वो कोई इंडियन भगवान है और हमें इनसे कोई संबंध नहीं है, ऐसे नहीं लगता है उसको। एक ग्रीक ट्रैवलर जब इंडिया आ रहा है उसको ये लग रहा है, देखो ना ये तो कृष्ण, ये जो पूजा हो रहा है मथुरा में, ये तो हमारे हेराक्लिस जैसा ही है। नहीं, ये हेराक्लिस ही है, समझ रहे हैं? तो जो ग्रीक गॉड हेराक्लिस है और इंडियन गॉड कृष्णा है, ठीक है, इनके बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। तो उसको कृष्ण का भी नहीं दिखते हैं, उसको हेराक्लिस दिखते हैं। और ये हेराक्लिस का जो वर्ड है बहुत सिमिलर है हरिकुलिश से। हरिकुलिश कुड हैव इजीली बिकम हेराक्लिस। तो ये पॉइंट है कि दुनिया के बहुत सारे कल्चर्स में देयर आर सिमिलरिटीज एंड डेरिवेंट्स। इस डेरिवेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि कैसे सब लोग कॉमन एक पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, वो है वैदिक कल्चर से कनेक्ट होते हैं। सो दैट्स द गुड पॉइंट। सो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हम देख सकते हैं, जैसे हेराक्लिस भी सांपों को कंट्रोल करता है। हेराक्लिस छोटा बच्चा था, he used to control snakes and play with them, ठीक है। एंड कृष्णा कंट्रोलिंग कालिया मैन। एंड
और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, हेराक्लियस जो था ये इतना इंपॉर्टेंट था कि अलेक्जेंडर जब इंडिया आता है, यू ऑल नो दैट अलेक्जेंडर केम टू इंडिया, अटैक इंडिया, ठीक है, जब हेरास्पस नाम का जो नदी है, आई थिंक इट इज सतलेज रिवर जो है, उस हेरास्पस रिवर के पास वो इंडिया को अटैक करते समय इंडिया का एक पावरफुल राजा आता है जिसका नाम था पोरस, सुना है आपने पोरस नाम का राजा। और ग्रीक लिटरेचर्स ये बताते हैं कि पोरस एक फोटो लेके आता है सामने, वो फोटो किसका था? हेराक्लियस का था, समझ में? हेराक्लियस। वो लोग बोल नहीं पा रहे कि कृष्ण है क्योंकि उनके लैंग्वेज में कृष्ण का कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके गॉड हेराक्लियस और हमारे गॉड कृष्णा का बहुत सारे सिमिलरिटीज है, तो ये बोलते देखो देखो हेराक्लियस को लेके आ रहा है, समझ में आप? तो हेराक्लियस का फोटो लेके आया था पोरस, ये ग्रीक लिटरेचर्स में है, ठीक है। ग्रीक लिटरेचर्स में ये भी बोला जाता है कि जो ब्राह्मणा है, ब्राह्मण, ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मणा है हेराक्लियस की पूजा करते हैं, ठीक है। अभी आप भी सोचिए हेराक्लियस एक ग्रीक गॉड है, उसको इंडिया में क्या कहूंगा, बट हेराक्लियस एंड कृष्णा के इतने सारे सिमिलरिटीज थे कि कृष्ण को जहां भी एक ग्रीक देखते हैं वो बोलते हैं कि ये तो हमारा हेराक्लियस जैसे ही है, ये तो हमारा हेराक्लियस ही है, समझ रहे हैं? दैट वाज देयर। एंड स्ट्रोमैटिस नाम का एक ऑथर है, ग्रीक ऑथर, ये भी बोलता है कि जो ब्राह्मणस है इनके हैबिट्स बहुत क्लीन है, बहुत यू नो खाने पीने में, सोने में, सब में बहुत फर्स्ट क्लास उनका हैबिट्स है, और कुछ जिसमें भी जीवन है, जैसे लिविंग सब्सटेंस जो भी है, समझ रहे हैं ना, लिविंग बीइंग, किसी को भी वो खाते नहीं है, वेजिटेरियंस बेसिकली, और शराब भी नहीं पीते, एंड दे बिलीव्ड इन रीइंकार्नेशन एंड ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक have a lot of discussions on death. हाँ मृत्यु आने वाला है, तैयारी करनी है, जानी है, अगले जन्म क्या करें। Most importantly, they used to worship Heracles. Heracles worship ये लोग करते थे, ठीक है। अभी मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, हेराक्लियस नाम का एक गॉड का वर्शिप इंडिया में आप कहीं भी देख नहीं पाएंगे। There was no god like Heracles in India. ग्रीक्स में था, हरक्यूलिस था, पर हेराक्लियस एंड कृष्ण का इतने सारे सिमिलरिटीज थे कि ग्रीक जब इंडिया आए वो बोले तो हमारा हेराक्लियस है, हरक्यूलिस, हरिकुलिश, सौरसेना पीपल के जो कुल ईश्वर हरि, समझ रहे हैं ना? तो ये बात है। और ये हेराक्लियस वर्शिप जो है ये बहुत सारे कल्चर्स में स्प्रेड हुआ था, इंक्लूडिंग द फोनेशियन कल्चर। ये अगेन एक दूसरा टॉपिक है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स में कंप्लीटिंग। सो फोनेशियंस जो है दे आर बेसिकली वैदिक पान, वैदिक के पान की जो खाने वाला पान नहीं, पान नाम के लोग थे, ठीक है। तो पान लोग जो दे बिकेम फोनेशियंस, आप गूगल में देखेंगे देयर ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड फोनेशियंस। तो फोनेशियंस वैदिक कल्चर से आए और वो लोग भी हेराक्लियस की पूजा करते थे, ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली ग्रीक्स ने भी महाभारत के अस्तित्व को माना है, ग्रीक्स ने भी महाभारत के अस्तित्व को माना है। आज मैं महाभारत का आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, एपिग्राफिकल एविडेंस वो सब नहीं गया बिकॉज मेरे को सजेशन ये लगा, डिवोटीज ने मेरे को सजेस्ट किया था और मेरे को लगा भी कि आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छा रहेगा, महाभारत के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होगा, तो हमने ये किया। तो ये एविडेंस है फ्रॉम फॉरेन लिटरेचर्स कैसे महाभारत एक वास्तविक सत्य है। जैसे आप कहीं पे जाएंगे, कोई मीडिया चैनल्स हैं, कोई यूट्यूब चैनल्स हैं, कोई फेसबुक चैनल्स हैं, बहुत एंटी हिंदू होते हैं, तो बोलते हैं ये महाभारत तो 1000 साल पहले क्रिएट हुआ है, इसके पहले महाभारत बुक था ही नहीं। सुना होगा आपने, महाभारत कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भगवद गीता ये तो बस 1000 साल पुराना है, ठीक है। बट एक्चुअली देखा जाए महाभारत गीता ये जो है इसका एविडेंसेस आपको ग्रीक लिटरेचर्स में मिलेगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में मिलेगा, और कई सोर्सेस में, बहुत सारे सोर्सेस में मिलता है। नाउ ये जो ग्रीक राइटर है जिसका नाम है डियोन, ये भारत में आता है, ठीक है, अभी भारत के बारे में लिखता है और ये बोलता है कि भारतीयों के पास, इंडियंस के पास एक इलियड है जिसका 1 लाख श्लोक है। आप सुन रहे हैं? हैं कि और कोई देवलोक या ऊपर लोक में चले गए, फिर तो नीचे उतर के आ जाइए, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद वी विल नॉट बोर यू एनीमोर, ठीक है। तो ये जो ट्रैवलर है, राइटर है, ग्रीक राइटर बाय द नेम ऑफ डियोन, और डियोन ये बोलता है कि भारत में एक इतना बड़ा किताब है जिसका 1 लाख श्लोक है। दुनिया में कोई भी एक इतना बुक नहीं है जिसका 1 लाख श्लोक है, एक ही है महाभारत।
महाभारत का जो 18 पर्व, 18 पर्व जो है, जैसे भागवत में स्कंद होता है, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, महाभारत में होता है पर्व, पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, तो 18 पर्व है। और ये 18 पर्व और हरिवंश पुराण, इन सबको मिलाने से आपको 1 लाख श्लोक अप्रोक्सीमेटली मिल जाएंगे। और ये जो ग्रीक ट्रैवलर है बियॉन्ड, कि इंडिया के बोलता है भारतीयों के पास एक इतना बड़ा बुक है जिसका 1 लाख श्लोक है, पर वो एक ऐसा शब्द यूज करता है जो डाउट क्रिएट करता है। वो क्या बोलता है, इंडियंस के पास 1 लाख श्लोक का इलियड है। इलियड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल भारत में जो ऐतिहासिक या एपिक्स बोलते हैं, एपिक्स इज नॉट द राइट वर्ड, बट एपिक्स समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इंडिया का एपिक्स को, महाभारत को एक एपिक बोला जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास भारतीयों का मेन रिलीजियस ग्रंथ क्या है? भगवद गीता। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को बाइबल या कुरान के बारे में कुछ पता नहीं, समझो बाइबल के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं, ठीक है, मैंने सुना ही नहीं है बाइबल नाम का एक बुक, और मैं जा रहा हूँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे पार्लियामेंट में बाइबल को रख के वो शपथ ले रहे हैं। मैंने बाइबल सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो ना, ये लोग भगवद गीता को रख के शपथ ले रहे हैं। नहीं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भगवद गीता जैसे एक बुक है जिसपे वो शपथ ले रहे हैं, बोलूंगा नहीं बोलूंगा? भगवद गीता जैसे एक बुक है जो यूके पार्लियामेंट में शपथ ले रहे हैं, उसको रख के बोलूंगा ना? ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है कि उनके कल्चर में जो मेन एपिक्स थे, एपिक जो बुक्स, जो काव्य लिटरेचर जो थे, उसको बोला जाता था इलियड। इलियड नाम का एक बुक था, इलियड, ओडिसी, आपने सुना होगा। तो वो इलियड का कॉन्सेप्ट को रख के महाभारत को देखता है, कौन? बियॉन्ड। तो बोलता है भारतीयों के पास देखना 1 लाख श्लोक का इलियड है। इलियड नहीं है, वो महाभारत है, पर ही डजंट हैव द राइट वर्ड। जैसे मैं फॉरेन में जाके बोलूंगा, ये देखो, ये तो भगवद गीता को भगवद गीता जैसे एक बुक को रख के शपथ ले रहे हैं, मैं बाहर जाके बोलूंगा। वैसे वो जब अंदर आया था, वो बोलता है देखो इलियड जैसे 1 लाख श्लोक का कितना बड़ा बुक है इनके पास। महाभारत का एविडेंस इवन ग्रीक लिटरेचर में भी देखा जाता है, हरिकुलिश, हेराक्लिस, मेथोरा, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है। तो ये बात बता रहा हूं कि अनलेस आप वेरीफाई ना करें, यू कैन नॉट से महाभारत इज मिथिकल। हमने हर एक साइट को एक्सकवेट नहीं किया है। ट्रॉय नाम का एक शहर था जिसको एक्सकवेट लोग मानते थे कि इमेजिनरी है ग्रीक लिटरेचर में, ट्रॉय भी मिल गया 100 साल पहले। तो ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं जो एक्सकवेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो देयरफॉर टू कॉल महाभारत एज मिथिकल गलत है, ठीक है। तो दिस इज महाभारत। सो इसके लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको मिलता है, इवन फॉरेन लिटरेचर्स लाइक फॉरेन कॉइन्स लाइक एगाथोक्लस, ये अफगानिस्तान से एल खैनौम नाम का शहर है जिसपे वासुदेव एंड संकृष्ण का एविडेंस है। एंड विद द फाइनल स्लाइड फॉर टुडे, आईहोले इंस्क्रिप्शंस, 1400 इयर्स पुराना आईहोले कर्नाटक, जहां पे महाभारत और कलयुग का डेटिंग भी दिया गया है कि किस साल में महाभारत शुरू हुआ एंड कलयुग कब पे शुरू हुआ। कलयुग का जो एविडेंस है वो महाभारत से कनेक्ट होता है। जिस दिन कलयुग शुरू हुआ वो महाभारत के 36 इयर्स के बाद है, क्योंकि महाभारत स्त्री पर्व एंड महाभारत कौशल पर्व में ये बताया गया है कि महाभारत वॉर के 36 इयर्स के बाद कलयुग शुरू हुआ, ठीक है। महाभारत वॉर के 36 इयर्स के बाद यदुवंश के बीच में वो जो सिविल वॉर हुआ था, सब लोग ने आपस में एक दूसरे को मारा था, एंड देन कृष्णा विल ऑल डिपार्ट। सो कृष्ण का डिपार्चर, यदुवंश का सिविल वॉर एंड द्वारका का जो पानी के अंदर चले जाना, एंड चौथा कलयुग शुरू होना, ये सब एक ही टाइम पीरियड में हुआ। इस पर्टिकुलर ईयर का रेफरेंस आप इंस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 400 से ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं, 400 से ज्यादा इंस्क्रिप्शंस है फॉर द ईयर ऑफ कलयुग, which is 36 years after the Mahabharata war। ये सब inscriptions एक ही डेट को पॉइंट करते हैं और वो है 3101 BCE कलयुग। कलयुग का जो ईयर है, it is 3101 years before the apparent year of Christ। समझ रहे हैं? तो approximately अभी हम हैं 5123rd year of कलयुग। तो जितना हो सके हम कलयुग का कैलेंडर यूज करें तो अच्छा है भाई। तुम्हारा सेकेंड ईयर एग्जाम कब शुरू होगा? कलयुग 5124 में शुरू होगा। तो ये कैलेंडर यूज करें तो भी अच्छा है, तो बार बार याद रहेगा वी आर लिविंग इन कलयुग, ठीक है। आई एंड माय सेशन हियर। एक पॉइंट है, प्रॉब्लम आपको चाहिए तो ये भी बता दूं। एक आखिरी पॉइंट है कि इवन ग्रीक लिटरेचर्स में द्वारका का रेफरेंस भी है। द्वारका का रेफरेंस 2000 साल पुराना द्वारका का रेफरेंस है। द्वारका वाज कॉल्ड एज बराका, ठीक है। सो ये रेफरेंस बुक्स हैं, और भी चाहिए आप देख सकते हैं। सो आपका
हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ कृष्णा। इसके बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग है कोई मेरे कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं। वेबसाइट है realhistoryofIndia.com। इसमें आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एंड कोर्सेज आर नॉट चार्ज। सो इफ यू लाइक यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। अगर और कोई क्वेश्चंस है आई लेट इट हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा।